ये कहानी शुरू होती है कुछ सिस्टम विंडोज से जो सिटीजन्स को इन्फॉर्म करती हैं कि दुनिया भर में अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। फिशरमैन ने कोस्ट पर एक विशाल एबलोन देखा, इतना बड़ा कि 10 लोग भी उसे घेर नहीं पा रहे थे। शक था कि ये न्यूक्लियर वेस्ट वाटर की वजह से म्यूटेटेड हो गया है। एक टूरिस्ट एरिया में एक प्राचीन ट्री के अचानक से बहुत तेजी से बढ़ने की खबर आई, जिसकी रूट्स कई किलोमीटर तक फैल गईं और एबनॉर्मल अर्थ पल्स की वजह से जमीन में दरारें पड़ गईं। नोटिफिकेशंस आती रहीं, आसमान से जायंट वाइन्स गिर रही थीं, जैसे किसी फेरी टेल की कहानी हकीकत बन रही हो। सबवे ट्रैक्स कई जगहों पर टूट चुके थे, जिससे कुछ लोगों की जान भी गई। लेकिन किसी ने भी इन सब पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लोगों को लगा ये सब बस सेंसेशनलिस्ट हेडलाइंस है, वैसे ही जैसे कुछ साल पहले ज़ॉम्बी बाइट वाली अफवाह थी। इन बीच एक स्कूल के सामने कई स्टूडेंट्स इकट्ठा थे, क्योंकि लोकल रूमर्स उन्हें न्यूज़ से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। तभी सबका ध्यान अचानक एक फिगर की तरफ गया जो आ रही थी। वो थी स्कूल की ब्यूटी, चू क्विंगली। तुरंत क्राउड में ये चर्चा होने लगी कि शायद अब वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने वाली है। उनके अनुसार ये रिलेशनशिप सिर्फ एक चैरिटी एक्ट था उसकी तरफ से, क्योंकि चू क्विंगली का सिलेक्शन क्विंग चांग यूनिवर्सिटी में हो चुका था, जबकि उसका बॉयफ्रेंड किसी डिसेंट यूनिवर्सिटी में भी नहीं पहुंच पाया था। इसी वजह से उनके फ्यूचर्स पूरी तरह अलग अलग डायरेक्शन में थे। चू क्विंगली ने फैंग यी के पास आकर उसका ध्यान खींचा। फैंग यी थोड़ा क्यूरियस होकर पीछे मुड़ा। ठंडे एक्सप्रेशन के साथ उसने कहा कि उसने सोच लिया है, उनका रिलेशनशिप रियलिस्टिक नहीं है। फिर आगे जोड़ा कि स्कूल टाइम लव हमेशा एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां इंसान जाग जाता है और समझता है कि वो एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। एक साथ जीवन बिताने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, कंपैटिबिलिटी भी चाहिए। इसीलिए अब ब्रेकअप करना ही सही होगा। वो ये सोच रही थी कि चाहे फैंग ये कितना भी ट्राई कर ले, उसे वापस पाने के लिए ये नामुमकिन होगा। जबकि फैंग ये चुप रहा। ये देखकर पास खड़े स्टूडेंट्स ने सोचा कि वो इतना शॉक में है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, या शायद उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया है। आखिरकार वो स्कूल की ब्यूटी थी, इसलिए सभी को उम्मीद थी कि वो घुटनों पर आकर एक और चांस मांगेगा। लेकिन जब उन्होंने उसे ऑब्जर्व किया तो उन्हें ये साफ लगने लगा कि वो एक रिच और ब्यूटीफुल लड़की के लायक नहीं है, जैसे कोई मेंढक हंसनी को पाने की कोशिश कर रहा हो। जबकि काल्म नज़रों से फैंग यी ने ब्रेकअप के लिए हाँ कर दी, जिससे छू क्विंगली और बाकी सब शॉक में आ गए। जब उसे लगा कि अब कहने को कुछ नहीं बचा तो हमारा लड़का मुड़कर जाने लगा। वो घबरा गई और उसे पुकारा तो फैंग यी ने तीखी नज़रों से पीछे मुड़कर पूछा, क्या चाहती हो? उसकी आंखों में गुस्सा चमक रहा था, जिसके जवाब में उसने साफ कहा कि उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोच रहा है या कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करेगा। वो अब उसके साथ वापस नहीं जाएगी और ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फैंग यी ने उसकी तरफ देखना शुरू किया और कहा, अपने आप को स्कूल ब्यूटी कहकर खुश मत हो, मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और उसके गाल लाल पड़ गए। बाकी सब भी फैंग यी के एटीट्यूड से शॉक थे। फैंग ये जानता था कि चू क्विंगली और बाकी लोग इस बात से अनजान थे कि अब दुनिया के रूल्स जैसे पैसे और एजुकेशन जल्द ही राख में बदलने वाले हैं। उन्हें नहीं पता था कि वो फ्यूचर डिजास्टर से लौट कर आया है, एक इंसान जो इस टाइमलाइन में दोबारा जन्मा है। इसीलिए उसके सामने खड़ी चू क्विंगली अब उसके लिए बस एक अजनबी थी, एक पिछली जिंदगी की धुंधली परछाई। फैंग यी ने स्कूल छोड़ दिया। उसके पास अब और भी ज़रूरी काम थे। उसके लिए स्कूल ब्यूटीज़ और रेपुटेशन जैसी चीज़ों की कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि सब कुछ अब पूरी तरह से बदलने वाला था। असल खतरा वो था जो पूरी ब्लू स्टार की ह्यूमैनिटी पर मंडरा रहा था। ये सब कुछ शुरू हुआ पिछली रात, जब फैंग यी की नींद अचानक खुली और कुछ अजीब सी क्रैक्स ने उसे भविष्य की झलक दिखाई। फिर सिस्टम ने उसे इन्फॉर्म किया कि स्पिरिचुअल ऑरा रिकवरी डिटेक्ट हुई है। इसकी फुल एक्टिवेशन होगी 363 दिन, 11 घंटे और 21 मिनट बाद। और जैसे ही ऐसा हुआ, दुनिया में एक ऐसा बदलाव आएगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। फैंग ये थोड़ा कंफ्यूज था। तभी उसके सामने कुछ फिगर्स प्रकट हुए और सिस्टम ने रिवील किया कि सोसाइटी के सारे रूल्स दोबारा लिखे जाएंगे। कल्टीवेटर्स का युग आने वाला है और अब से पावर ही नया स्टैंडर्ड बनेगा। इसे हमारा लड़का थोड़ा क्यूरियस हुआ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पूछा, तुम कौन हो?
तभी उसके सामने एक अजीब सी रोशनी दिखाई देने लगी। फिर सिस्टम विंडो सामने आई जिसमें बताया गया कि ये सिस्टम कॉस्मिक यूनिवर्स के किनारों से आई है और इसमें टॉप टियर एल्गोरिदम्स और कॉस्मिक सीक्रेट्स इंटीग्रेट है। इसका काम है कि जो भी स्पिरिचुअल मटेरियल होस्ट छुएगा उसके आधार पर ये ऑटोमेटिकली कल्टीवेशन टेक्निक्स जनरेट करेगी। अभी टेक्निक्स की संख्या 0 दिखाई गई। फैंग यी ने हाथ आगे बढ़ाया और उसकी आंखें हैरानी से खुल गईं जब उसका हाथ सिस्टम विंडो के आर पार चला गया। फिर अचानक एक पावरफुल मॉन्स्टर प्रकट हुआ और जोर से दहाड़ने लगा। इसे फैंग यी पूरी तरह से डर से जड़ हो गया और उसकी आंखें डर से भर गईं। उस मॉन्स्टर के मुंह में एक लाश थी और सिस्टम ने रिवील किया कि ये उसका एंड है, एक ऑर्डिनरी इंसान के रूप में। और साथ ही ये था ब्लू स्टार पर मौजूद बिलियंस लोगों का फ्यूचर। फैंग यी ने घबरा कर सलाइवा निगला और डर महसूस किया। उसने अपना हाथ सीने पर रखा और उसकी आंखें चिंता से भर गईं। फैंग ये सोचने लगा और उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आने लगी जिसमें वो बस एक एवरेज इंसान था जो हालातों की लहर में बहता रहा, बस सरवाइव करने की कोशिश करता रहा, ये उम्मीद करते हुए कि वो उस डिजास्टर से बच पाएगा। लेकिन उसने अपनी नेशन का पतन देखा, लोगों का सफरिंग देखा और आखिर में वो म्यूटेटेड बीस्ट से बच नहीं पाया। उसे याद है कि उसने डिस्पेयर में, गुस्से में और बदले की गहरी भावना के साथ अपनी जान गंवाई। अब उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमकने लगी। शायद यही वजह थी कि उसे सिस्टम ने चुना और ऑरा रिकवरी से 1 साल पहले उसे वापस भेज दिया गया। उसने फिर हाथ बढ़ाया। उसे पता था कि इस वक्त ज्यादातर लोग नहीं जानते कि कितना बड़ा चेंज आने वाला है। फैंग यी ने सिस्टम के फ्रैगमेंट्स को टच किया और डिसाइड किया कि वो ऑरा की वजह से होने वाली हर एनोमली को अपने फायदे में बदलेगा। उसके छूते ही सिस्टम ने एक नई इवैल्यूएशन शुरू की। हमारे लड़के की आंखें चमकने लगीं जब सिस्टम ने इन्फॉर्म किया कि वो उससे सक्सेसफुली लिंक्ड हो गया है। एक नया पाथ अनलॉक हो गया था जिसे अब वो एग्जिस्टेंस में मौजूद हर चीज को मटेरियल की तरह यूज कर सकता है। अब उसका मिशन था पावरफुल टेक्निक्स और एबिलिटीज को कलेक्ट करना, एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनना और दुनिया को बचाना। अब प्रेजेंट में सिटी में लोगों को इन्फॉर्म किया गया कि अब ह्यूमैनिटी एक ऐसी क्राइसिस का सामना कर रही है जो पहले कभी नहीं हुई थी। पास्ट में इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, अपनी स्ट्रेंथ से अडेप्ट करना। सभी लोग हैरान थे सिवाय फैंग यी के। जब उसने अपना फोन ऑन किया तो उसे कई नोटिफिकेशंस दिखाई दी। उसे समझ में आ गया कि गवर्नमेंट ने इन अजीब फिनोमिना को न कंफर्म किया और न ही डिनाई, बस लोगों से प्रिपेयर रहने के लिए कहा। उसे पता था कि ये शिया नेशन का सटल तरीका था वार्निंग देने का, क्योंकि जो रिपोर्ट्स कभी मिथिकल और नॉनसेंस मानी जाती थीं वो कभी भी ऐसे वायरल नहीं होती। इसे उसकी आंखों में उदासी आ गई क्योंकि उसे पास का एक पल याद आ गया। इसे उसे पता था कि शिया नेशन का ये इनडायरेक्ट और साइलेंट अप्रोच सिटीजन्स को काम रखने और अपने देश पर भरोसा बनाए रखने में मदद करता था। ये तरीका धीरे और कठिन था लेकिन उन नेबरिंग नेशंस के केओस और गनफायर से कहीं ज्यादा इफेक्टिव। फिर उसे याद आया कि सिस्टम ने कहा था वो कुछ भी यूज कर सकता है। इसका मतलब था कि जहां कहीं भी अनोमलीज हों उसे वहीं जाना है। अब उसका ध्यान फोन पर था। न्यूज़ में ये नंबर 1 ट्रेंडिंग था कि क्विंगचांग यूनिवर्सिटी में यूवी इंडेक्स ने सेंचुरी का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इसी वजह से हीट वार्निंग जारी की गई थी और न्यू स्टूडेंट्स से कहा गया था कि सेफ्टी प्रिकॉशंस लें और सनस्क्रीन यूज़ करें। इसे वहाँ के स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज थे। उन्हें लग रहा था कि अब तो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ भी सेंसेशनलिस्ट एड्स का सहारा लेने लगी हैं। उन्हें ये सब फेक लग रहा था। शायद ये कोई पेड टॉपिक था जो ट्रेंड कराया गया हो, क्योंकि उस लेवल की हीट तो लोगों की जान भी ले सकती है। फैंग यी ने आसमान की तरफ देखा, वहां तो बादल ही बादल थे। फिर उसने अपना यूवी मीटर एक्टिवेट किया। रीडिंग थी 0। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि मौसम में इतना फर्क कैसे हो सकता है जबकि क्विंगचांग यूनिवर्सिटी सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर थी। यूनिवर्सिटी के ऊपर ब्लेजिंग सन की फोटोज पोस्ट की गई थीं। स्टूडेंट्स को बताया गया कि रजिस्ट्रेशन चालू रहेगा लेकिन नॉर्थ गेट से अवॉइड करें क्योंकि वहां यूवी इंडेक्स सबसे ज्यादा है जबकि बाकी एंट्रेंसेस खुले हैं। फैंग यी मुस्कुरा पड़ा। उसे पता था जब एनोमलीज पहली बार होती है तो ज़्यादातर लोग उसे सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट मानते हैं, लेकिन सिर्फ वही था जो सच जानता था। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमकने लगीं। उसका पहला मौका आ चुका था। फैंग यी ने कपड़े बदले और जल्दी से क्विंगचांग यूनिवर्सिटी की ओर निकल पड़ा। वहाँ सभी लोग अम्ब्रेलास लेकर चल रहे थे। इतनी गर्मी थी कि पेड़ों के पत्ते तक झड़ चुके थे। हमारा लड़का यूनिवर्सिटी के नॉर्थ गेट की तरफ गया जो सबसे कम भीड़ वाला हिस्सा बन गया था।
उसे यकीन था कि इस जगह पर ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तभी आसमान से चमकती हुई राख गिरने लगी। जहां बाकी स्टूडेंट्स जान बचाने के लिए भाग रहे थे, वहीं फैंग यी का ध्यान उसी राख पर टिका था। वो बैठ गया और उसने उसे छूने का फैसला किया। जैसे ही उसकी उंगली ने उस राख को छुआ, एक तेज चमक उसमें से निकलने लगी और सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि उसे यांग एट्रीब्यूट में इंटेंस फ्लक्चुएशन डिटेक्ट हुआ है और उसका डेटा टेम्पलेट अचानक अनलॉक हो गया। साथ ही वहां मौजूद सारी एनर्जी फैंग यी के शरीर में प्रवेश करने लगी, जिससे उसे बेहद तेज दर्द हुआ। साथ ही हमारे लड़के के शरीर से तेज चमक निकलने लगी, जिसे बचने के लिए लोगों ने अपनी आंखें ढक लीं ताकि अंधे न हो जाएं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सबको लगा कि शायद ये कोई इल्यूजन है। एनर्जी ने फैंग यी के कपड़े जलाने शुरू कर दिए। वो दांत खींचने लगा दर्द सहते हुए। फिर उसने अपना सिर पकड़ लिया और पागलों जैसा रिएक्ट करने लगा। उसे नहीं पता था कि सिस्टम ने कंपाइलेशन कंप्लीट किया है या नहीं। उसे लग रहा था कि वो मरने ही वाला है। फिर सिस्टम ने जानकारी दी कि कंपाइलेशन कंप्लीट हो चुका है और फैंग यी को यांग एट्रीब्यूट टेक्निक, गोल्डन सन ब्रीदिंग टेक्निक हासिल हो चुकी है। कुछ समय बाद क्विंग चैंग यूनिवर्सिटी में न्यू स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन का वक्त आ गया, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड रजिस्ट्रेशन एरिया में पहुंची, जहां एक लड़का उसका सूटकेस उठाने की पेशकश करता है। फिर और भी लड़के उसका ध्यान पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सबको साफ मना कर देती है और कहती है उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। फिर वो पास खड़े एक कपल को घूर कर देखती है, चेहरे पर तिरस्कार की मुस्कान के साथ। लेकिन तभी एक तेज सुनहरी रोशनी चमकती है, जिससे वो और बाकी स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं। इसके तुरंत बाद लाउडस्पीकर पर एक आवाज़ अनाउंसेस करती है कि नॉर्थ गेट से दूर रहे। लड़की सीरियस हो जाती है और डिसाइड करती है कि उसे जाकर देखना होगा कि वहाँ क्या हो रहा है। नॉर्थ गेट पर एक ज़बरदस्त गोल्डन एनर्जी बर्स्ट पूरा एरिया रोशन कर देता है। धुएं के बीच से एक डार्क फिगर प्रकट होता है, जिसके शरीर से एक इंटेंस और पावरफुल ऑरा निकल रही होती है। वो गहरी सांस लेता है और उसकी आंखों में चमकती हुई गोल्डन लाइट नजर आती है। तभी एक सिस्टम स्क्रीन उसके सामने आती है, जिसमें लिखा है कि उसने एक नई टेक्निक क्रिएट की है, जिसे उसे 50 पॉइंट्स मिले हैं। वो स्क्रीन की तरफ देखता है और सोचता है ये पॉइंट्स किस काम के हैं, लेकिन फिर खुद ही डिसाइड करता है कि अभी ये ज़रूरी नहीं है, शायद आगे काम आएंगे। इसी बीच उसे निकला हुआ धुआं आसमान में मौजूद सूरज को पूरी तरह से ढक लेता है, लेकिन जैसे ही वह सांस छोड़ता है, एक तेज हवा का झोंका सारा धुआं हटा देता है और आसमान में फिर एक बार तेज सूरज निकल चुका है, जिससे एक नई एनर्जी पूरे यूनिवर्सिटी में फैलने लगती है। कुछ स्टूडेंट्स देखते हैं कि आसमान अचानक से डार्क और ठंडा हो गया था। कुछ सेकंड के लिए वो सब दौड़ते हुए नॉर्थ गेट की ओर भागते हैं, जिससे नॉर्थ गेट पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तभी यूनिवर्सिटी का डीन गुस्से में पूछता है किसी ने वार्निंग को सीरियसली क्यों नहीं लिया। साथ ही डीन का ग्रुप उस क्राउड को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। लोग अपने आप उनके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। इस ग्रुप के बीच में एक सीरियस लुक वाला हुडेड पर्सन डीन से कहता है नॉर्थ गेट को पूरी तरह से बंद कर दो। उसी समय सिस्टम फैंग यी को बताता है कि उसने एक पोल्यूटेड एरिया को क्लीन कर दिया है। साथ ही एक और मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि पोल्यूटेड जोन यानी ऐसी एबनॉर्मल साइट्स जो शिया नेशन ने मार्क की है। इसे वो जान जाता है कि गवर्नमेंट को पहले से ही इन एरियाज के बारे में पता है और अब वो सोचने लगता है कि क्या और भी लोग हैं जो उसके जैसे हैं। तभी लाउड स्पीकर पर नॉर्थ गेट एरिया में लोगों को न जाने देने की अलर्ट सुनकर फैंग ये समझ गया कि अब मामला सीरियस हो चुका है। स्टूडेंट्स देखते हैं कि वहाँ यूनिफॉर्म में लोग आ चुके हैं और सोचते हैं कि क्या ये आर्मी वाले हैं। फैंग ये देखता है कि ये डिस्टर्बेंस लोगों का बहुत ध्यान खींच रही है। उसकी लाल आंखें चमकने लगती हैं और वो डिसाइड करता है कि अब उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसके जाने के तुरंत बाद वहाँ एक मिस्टीरियस हुडेड पर्सन क्रैक्ड ग्राउंड पर चलता है जो एनर्जी की वजह से फट चुका है। फिर वो हुडेड फिगर ध्यान से पूरे सीन को ऑब्जर्व करता है। फिर वो घुटनों पर बैठकर जमीन को छूता है ये देखने के लिए कि क्या कोई बची हुई एनर्जी मौजूद है। फिर जमीन का एक टुकड़ा उठाकर उसे ध्यान से देखने लगता है और समझ जाता है कि ये एनर्जी किसी इंसान की वजह से थी और बड़बड़ाता है कि क्या कोई और भी ऑरा के कांटेक्ट में आ गया है। उसी समय ऑफिशियल स्टूडेंट्स को वहां से बाहर निकालना शुरू करते हैं और वो हुडेड पर्सन दूर से सब कुछ देखता रहता है। भीड़ में फैंग यी की एक्स गर्लफ्रेंड शॉक्ड होती है ये सुनकर कि ये सब सिर्फ एक इंसान ने किया है। उसी पल वो देखती है कि कोई फिगर दूर जाकर कूद रहा है और सोचती है
कि क्या वो उसका एक्स था, लेकिन फिर खुद ही उस सोच को झटक देती है क्योंकि उसके मार्क्स ऐसे नहीं थे कि वो इस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सके। दूर फैंग यी के घर पर सूरज ढल रहा है, जबकि अपने बेड पर लेटा हुआ फैंग ये कंप्लेन करता है कि ठंडा शावर लेने के बावजूद भी क्यों उसका शरीर गर्म है। साथ ही उसे लगता है इतनी गर्मी में वो सो नहीं पाएगा। उसे ये भी चिंता है कि जो कुछ आज हुआ शायद किसी ने उसे नोटिस कर लिया हो। फिर वो अपना फ़ोन उठाता है और एक ट्रेंडिंग न्यूज़ स्टोरी देखता है कल्टीवेशन एसोसिएशन के बारे में। उसे याद आता है कि पहले सब लोग इसे सिर्फ इंटरनेट पर चलने वाला मजाक मानते थे। तभी उसे यूनिवर्सिटी में दिखे हुडेड लोग याद आते हैं और वो सोचता है कि शायद वो लोग उसी एसोसिएशन से थे। जिज्ञासा में वो पूरी न्यूज़ पढ़ने लगता है। आर्टिकल में कल्टीवेशन के अलग अलग लेवल्स बताए गए हैं, गोस्ट एक्ट से लेकर टोटल ट्रांसेंडेंस तक। कमेंट्स में लोग इसे मजाक समझ रहे हैं, लेकिन वो सोचने लगता है क्या ये अनाउंसमेंट असली हो सकती है। फैंग ये सोचता है कि अपनी पास्ट लाइफ में एक नॉर्मल इंसान होने के नाते उसे इनमें से कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब वो लड़का कल्टीवेशन एसोसिएशन के बारे में सोच रहा है। उसके मुताबिक यह एक गवर्नमेंट साइट होनी चाहिए जो ऑरा के अर्ली कांटेक्ट लोगों को मदद करती है, और इसीलिए डिसाइड करता है कि वो अपनी टेक्निक फिर से ट्राई करेगा। वो आंखें बंद करता है और कंसंट्रेशन के साथ अपना ट्रेनिंग शुरू करता है। उसी वक्त उसके चारों ओर एक तेज गोल्डन एनर्जी फैलने लगती है। वो पसीने पसीने हो जाता है। फिर अचानक वो अपने कमरे में धीरे धीरे हवा में उठने लगता है, पूरी तरह से सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ। एक डिवाइन लाइट उस पर पड़ती है। ये ट्रेनिंग का पहला स्टेप होता है, अपने शरीर को इतना स्ट्रांग बनाना कि वो हेवन और अर्थ की पावर को सह सके। वो एनर्जी को कंट्रोल करता है और उसे शेप देता है एक डिवाइन एक्स में। उसकी आंखें तेजी से चमकती हैं और वो स्माइल करता है, खुद को पावर से भरा हुआ महसूस करते हुए। फिर सिस्टम उसे बताता है कि उसने डुश्वाई रल्म हासिल कर लिया है, जिसे उसे 50 और पॉइंट्स दिए जाते हैं। इससे फैंग यी को पिछले पॉइंट्स याद आते हैं और वो स्क्रीन पढ़ता है जिसमें लिखा है कि एक न्यू पाथ अब ओपन हो गया है। सिस्टम उसे समझाता है कि इन पॉइंट्स का यूज़ करके वो कंपाइल्ड डेटा किसी भी ऑब्जेक्ट में डाल सकता है। वो सोचता है किसी ऑब्जेक्ट में पावर डालने का आइडिया, और फिर उसकी नज़र टेबल पर रखे एक मग पर जाती है। वो अपना हाथ मग की तरफ बढ़ाता है तो उसकी हथेली से गोल्डन का पावर निकलने लगता है। साथ ही सिस्टम पूछता है, क्या आप एक पॉइंट यूज करके मग पर यांग एट्रीब्यूट अप्लाई करना चाहते हैं? उसे समझ आता है कि ये ठीक वैसा है जैसे किसी आइटम को एन्चांट करना, ताकि उसमें कोई खास पावर आ जाए। वो सोचता है अगर वो ये किसी वेपन पर करता तो वो उसका खुद का स्पेशल हथियार बन सकता है, और डिसाइड करता है कि एक पावर्ड अप वेपन उसके आने वाले बैटल्स के लिए बहुत ज़रूरी होगा। फिर उसकी नज़र शेल्फ पर रखी एक छोटी सोर्ड पर जाती है और वो सोचता है कि इस पर टेस्ट करके देखता हूँ। अगर ये काम कर गया तो वो फ्यूचर में एक रियल वेपन खरीदेगा ताकि वो मॉन्स्टर से लड़ सके। आधी रात को उसके अपार्टमेंट से एक चमकदार रोशनी निकलती है, जिसे ऐसा लगता है कि उसका एक्सपेरिमेंट सफल हो गया है। लेकिन इसी बीच बाहर एक डार्क क्रीचर जिसके ह्यूज क्लॉस हैं फैंग यी के अपार्टमेंट को देख रहा होता है। उसकी ग्लोइंग रेड आइज अंधेरे में उसके शार्प टीथ दिखा रही होती हैं। वो एक जायंट डिमोनिक रैबिट जैसा लगता है और बिल्डिंग पर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन अपार्टमेंट के अंदर हमारा लड़का इस खतरे से बिल्कुल अनजान होता है। वो बेड पर लेटा हुआ होता है और कल्टीवेशन टेक्निक की वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा होता है। तभी उसकी लाल आंखें खुल जाती हैं। किसी आवाज़ से वो सोचता है ये जो आवाज़ थी वो रैट जैसी लग रही थी, लेकिन वो अंदर से नहीं आई और ना ही किसी पाइप से, शायद किसी पड़ोसी का पेट हो। फिर लिविंग रूम में घूमते हुए वो सोचता है कि उसकी एनहांस्ड हियरिंग की वजह से अब उसे नेबर्स की आवाज़ें भी नॉर्मल लगती हैं। लेकिन फिर वो अपनी सुनने की क्षमता पर फोकस करता है और अब उसे महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत अलर्ट हो जाता है। फैंग यी दरवाजे की तरफ जाता है और वहीं हॉलवे में उसका आमना सामना उस भयानक क्रीचर से हो जाता है। डार्क हॉलवे में वो अजीब क्रीचर अपनी रेड आइज के साथ उसे घूर रहा होता है, पूरी तरह उस पर अटैक के लिए तैयार। वो चौंक जाता है और तुरंत रिकॉग्नाइज करता है कि ये एक म्यूटेटेड बीस्ट है। साथ ही उसे अपनी पास्ट लाइफ की एक भयानक मेमोरी याद आ जाती है जो उसे अंदर तक डरा देती है। इसी समय एक ड्रोन शहर के ऊपर रात को उड़ रहा होता है, जो दिखाता है कि और लोग भी इस डेंजर के बारे में जानते हैं। एक बिल्डिंग की छत पर एक लड़की शिकायत करती है कि अब तक उन्होंने उस रैबिट को पकड़ा नहीं जिसने एक रेयर फ्रूट खा लिया था।
उसके मुंह में लॉलीपॉप है और वो मिशन को लेकर काम और कॉन्फिडेंट लगती है। फिर वो अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस देती है, टारगेट के बारे में अपडेट्स भेजते रहो, मैं उसे ट्रैक कर रही हूँ। उसके बाद वो मिस्टीरियस लड़की बिल्डिंग की छत से नीचे कूदती है चेस शुरू करने के लिए। बहुत तेजी से गिरते हुए वो बड़े शहर की बिल्डिंग्स के बीच आराम से मूव करती है। अचानक उस लड़की को म्यूटेटेड बीस्ट की पावर फील होती है और उसे समझ आता है कि वो उसके बहुत करीब पहुंच गई है। उसकी ग्लोइंग आइज में डिटर्मिनेशन छलकती है और वो क्रीचर को लोकेट कर लेती है। एक इंटेंस फाइट के लिए रेडी होती है। वो मिस्टीरियस हंटर रूफटॉप पर जोर से लैंड करती है। उसकी मूवमेंट बहुत स्किल्ड होती है। फिर वो बिल्डिंग की साइड से नीचे भागती है और उसे एक क्लियर ऑर्डर मिलता है, टारगेट को हर हाल में चेस करना है। एक परफेक्ट लैंडिंग के साथ वो लड़की बिना रुके चेस जारी रखती है। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूदते हुए वो वार्न करती है कि उस क्रीचर ने एक स्पेशल फ्रूट खा लिया है और शायद वो इवॉल्व हो रहा है। इसी वक्त एक आदमी जो देर रात तक काम कर रहा है अपनी खिड़की से कुछ बहुत तेज गुजरते हुए देखता है और कंफ्यूजन में पड़ जाता है। वो सोचता है, क्या मैं कुछ देख रहा हूँ या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? लेकिन तभी उसका बॉस चिल्लाता है, क्या देख रहा है, काम कर। उधर हंटर 65वीं मंजिल पर चांद के सामने शैडो की तरह खड़ी होती है। अपार्टमेंट में वापस फैंकी का सामना उस अजीब क्रीचर से हो रहा है जो उस पर जोर से चिल्लाता है। अचानक उसकी गोल्डन आइज चमकती है और वो जानता है कि उसका शरीर अब बदल चुका है और अब वो बराबरी से लड़ सकता है। इसलिए जब क्रीचर अपने क्लॉज से हमला करता है, फैंकी उस अटैक को अनबिलीवेबल स्पीड से डॉज कर लेता है। वो सोचता है, मेरा बॉडी सच में बदल चुका है, अब मैं इन अटैक्स को स्लो मोशन में देख पा रहा हूँ। अपने हाथ में सन एनर्जी के साथ वो सोचता है, ये म्यूटेटेड बीस्ट इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया? वो अपनी पास्ट लाइफ की बातें याद करता है और मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है। उसे पता है कि क्रीचर अभी पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हुआ है और अगर उसने देर की तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस बन जाएगा। इसलिए वो आगे बढ़ता है क्योंकि उसे ये रोकना ही है, वरना बिल्डिंग में सब मारे जाएंगे। फैंकी एनर्जी से भरे हाथ से क्रीचर की पूंछ पकड़ लेता है और बिना किसी डर के हवा में घुमाता है और महसूस करता है कि उसकी टेल ही उसका वीक स्पॉट है। ये मौका देखकर वो पूरे स्ट्रेंथ से उसे जोर से खिड़की की तरफ फेंकता है। विंडो पूरी ताकत से टूट जाती है और वह अपार्टमेंट से बाहर फेंका जाता है। इसके तुरंत बाद फैंग यी भी उसके ऊपर छलांग लगाता है, अपने हाथ में एक पावरफुल एनर्जी इकट्ठा कर जो सीधा उसके सीने पर दे मारता है, जो उसके आर पार हो जाती है और उसके सीने पर एक बड़ा सा छेद छोड़ जाती है। लेकिन वो अजीब बीस्ट उस एनर्जी को अपने शरीर में अब्सॉर्ब करने लगता है, मानो उसकी पावर को अपना बनाना चाहता हो। फैंग यी को तुरंत समझ आता है ये क्रीचर उसकी यंग पावर चुराने की कोशिश कर रहा है और वो पीछे नहीं हटता। वो सोचता है, सन की पावर बहुत ज़्यादा है, ये रैबिट खुद को ही तबाह कर रहा है। थोड़ी देर बाद एक गोल्डन एक्सप्लोजन पूरे क्रीचर को ढक लेती है क्योंकि वो इतनी एनर्जी को संभाल नहीं पाता। बिल्डिंग के पास एक कपल उस तेज आवाज से जाग जाता है और आदमी सोचता है, क्या ये थंडर था? वो खिड़की तक जाता है लेकिन बाहर कुछ भी अनयूजुअल नहीं दिखता। हमारा हीरो जमीन पर लैंड करता है। चारों ओर उसकी बची हुई गोल्डन एनर्जी फैली होती है। वो सोचता है कि ये क्रीचर किसी भूखे भटके हुए गोस्ट जैसा था जो उसकी पावर को निगलना चाहता था। फाइट के बाद उस मॉन्स्टर की आई जमीन पर गिरती है और उसमें से एक अजीब सी काली स्मोक निकलती है। गंभीर नजरों से वो क्रीचर की बची हुई बॉडी को देखता है जिसे उसने अभी अभी हराया है। फिर बिना सोचे वो उस आई पर जोर से पैर रखता है और क्रीचर का बचा कुचा हिस्सा क्रश कर देता है। उसे समझ आ जाता है कि ये जो डार्क एट्रीब्यूट का क्रीचर है बुरी तरह उसकी ऑपोजिट यंग टाइप पावर के लिए तरस रहा था। वो सोचता है अगर वो नॉर्मल होता तो ये मॉन्स्टर बिल्डिंग के सारे लोगों को आराम से खा जाता। अब उसे पूरा यकीन है कि उसे आगे के खतरों का सामना करने के लिए और ज़्यादा टेक्निक्स सीखनी होंगी। उसी वक्त एक मिस्टीरियस लड़की चांदनी रात में हवा में कूदती है, एक असली हंटर की तरह। शानदार स्पीड से वो बिल्डिंग की दीवार से नीचे दौड़ती है। जब वो सीन पर पहुंचती है तो उस मिस्टीरियस हंटर की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। शौक में भरकर रात के अंधेरे में खड़ी वो सोचती है, क्या कोई और मेरा टारगेट हरा चुका है?
घुटनों के बल नीचे बैठते हुए वो ऑब्जर्व करती है कि टारगेट पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और अब वो डार्क एट्रीब्यूट वापस लेने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसे ही वो क्रीचर के बचे हुए हिस्से को छूती है वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ अभी भी थोड़ी गोल्डन एनर्जी बची होती है। उस लड़की को एक तेज हीट और जलती हुई पावर फील होती है जो उसे तुरंत पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। उसे याद आता है ये एनर्जी उसने यूनिवर्सिटी गेट पर भी महसूस की थी और अब उसे यकीन हो जाता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इस डिस्कवरी के बाद वो लड़की अपने कम्युनिकेटर को ऑन करती है। गंभीर और डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन के साथ वो अपनी बॉस को बताती है टारगेट को एक नए पावरफुल फोर रनर ने एलिमिनेट किया है जिसके पास स्पेशल एबिलिटी है। उसके कम्युनिकेटर से एक वॉइस पूछती है, क्या तुम्हें यह कहना है ये वही इंसान है जिसने क्विंग चान यूनिवर्सिटी के नॉर्थ गेट को साफ किया और अब उस रैबिट को भी मार दिया? फिर आगे जोड़ता है, इस व्यक्ति का ऑरा सिर्फ गोस्ट एक्स रेल्म के 1 स्टार पर है, लेकिन इसकी ये एट्रीब्यूट एनर्जी नॉर्थ गेट की यंग एनर्जी की तरह प्योर है, जिसे एक आदमी कंफर्म करता है और आगे जोड़ता है कि इस इंसान के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है और एसोसिएशन को उसे रिक्रूट करना चाहिए। सिल्वर हेड गर्ल इस प्लान से अग्री करती है, साथ ही उस यंग एनर्जी को इकट्ठा करती है। फिर बहुत ही केयरफुली उस छोटी सी एनर्जी फ्लेम को अपने कपड़ों में लगे एक स्पेशल कंटेनर में बंद कर देती है। फिर उसका बॉस उसे आदेश देता है, बाकी सारी मिशंस रोक दो और सिर्फ इस नए फोर रनर को ढूंढो और उससे कन्विंस करो और कल्टीवेशन एसोसिएशन में ज्वाइन करने के लिए। इतना सुनते ही वो मिस्टीरियस हंटर शांति से अपने हाथ में पकड़ा हुआ लॉलीपॉप अनरैप करती है। फिर उस कैंडी को मुंह में रखती है और कहती है, समझ गई। लेकिन मिशन शुरू करने से पहले वो कहती है, मुझे पहले एक मिल्क टी लेनी है रिलैक्स करने के लिए। साथ ही सोचती है, आखिर ये मिस्टीरियस और इतना पावरफुल इंसान है कौन? फिर लड़की ठान लेती है कि मुझे इस पावरफुल मास्टर से ज़रूर मिलना है। फैंग यी का दिन सनराइज से शुरू होता है। वो स्ट्रेच करता है, ट्रेनिंग के लिए रेडी है। उसे पता है जल्दी उठना उसकी पावर के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए वो एक नई ट्रेनिंग सेशन की तैयारी करता है। वो अपना ब्रीदिंग मेथड यूज़ करता है और सुबह की गोल्डन एनर्जी को अंदर खींचता है। जैसे जैसे एनर्जी उसके अंदर जाती है उसकी आंखें गोल्डन पावर से ग्लो करने लगती हैं। वो गोस्ट एक्स रेल्म में एंटर करता है और उसे टेक्निक की पावर महसूस होने लगती है। अचानक एक एनर्जी बर्स्ट होता है जो उसे चौंका देता है। उसे समझ आता है कि वो फिर से और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। फिर पावर उसके पूरे शरीर में फ्लो करती है और वो उसे कंट्रोल करने के लिए फोकस करता है। वो अपनी मुट्ठी कसता है और अब एनर्जी को अपने हाथ में महसूस करता है। वो अपना की एक्स समन करता है और देखता है कि अब ये वेपन पहले से कहीं ज़्यादा हल्का लग रहा है। वो मजबूती से वेपन का हैंडल पकड़ता है, अपनी नई ताकत को आजमाने के लिए रेडी। फिर वो गोल्डन एक्स को अपने सिर के ऊपर उठाता है, एक पावरफुल हिट की तैयारी में। वो 2 स्टार गोस्ट एक्स रेल्म तक पहुंच चुका है, अपनी पूरी स्ट्रेंथ रिलीज करते हुए। अब उसकी आंखों में गोल्डन फ्लेम्स चल रही है जो उसकी नई पावर को दिखा रही है। फैंग यी का शरीर अब पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और टफ महसूस होता है। वो इतनी तेजी से ग्रो इसलिए कर पाया क्योंकि उसने अपनी पिछली पावर अप से बची हुई एक्स्ट्रा एनर्जी यूज़ की। अब फैंग यी डिसाइड करता है कि आगे से वो धीरे धीरे एक स्टेप केयरफुली लेवल अप करेगा। लेकिन उसकी बढ़ती पावर बहुत अटेंशन ले रही है, इसलिए उसे अब एक ज़्यादा प्राइवेट जगह की ज़रूरत है। इसी बीच एसोसिएशन के ऑफिस में एक आदमी को हवा में कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो देखता है कि सूरज की एनर्जी में कुछ बदलाव आया है और सोचता है, क्या फिर से वही नया लड़का है? फैंग यी अब एक शांत जगह ढूंढता है, एक नदी के पास, जहां वो अपनी प्लानिंग कंटिन्यू कर सके। तभी एक सिस्टम स्क्रीन सामने आता है और वो कंफर्म करता है कि वो अपने वेपन में एक स्पेशल क्वालिटी ऐड करेगा। इसे देख उसे याद आता है उसने पहले एक और आइटम पर यह ट्राई किया था, लेकिन वो आइटम इस पावर को संभाल नहीं पाया। लेकिन इस बार ये नया ब्लेड उसकी एनर्जी के साथ परफेक्टली सिंक करता है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाते हुए। एक सिस्टम मैसेज कंफर्म करता है, आइटम एनकोडिंग सक्सेसफुली हो गया। अपने नए वेपन से एक्साइटेड होकर वो तुरंत उसकी अमेजिंग पावर टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। टेस्ट का रिजल्ट उसे शॉक कर देता है क्योंकि सोर्ड से निकली पावर अनबिलीवेबल होती है। एक बड़ा गोल्डन बीम ऑफ लाइट उस ब्लेड से निकलकर आसमान में चला जाता है। फिर वो अपनी जलती हुई सोर्ड के साथ लैंड करता है और महसूस करता है कि पावर उसके अंदर बह रही है। उसका एक स्विंग इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो लगभग आग ही लगा देता है।
अटैक से निकला स्मोक बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसे पता है कि वो देख लिया गया है और अब उसे जल्दी से वहाँ से निकलना पड़ेगा। एक लड़की स्मोक की डायरेक्शन में तेज़ी से दौड़ती है। वो गुस्से में कंप्लेन करती है, मैं बस एक मोमेंट के लिए बाहर क्या गई और सब मिस हो गया। अचानक वो लड़की रुकती है। उसे दिखता है कि नदी लिटरली बॉयल हो रही है। फिर वो एजेंट उस डैमेज्ड एरिया के ऊपर उड़ती है और सोचती है कि आखिर उस नए लड़के ने यहाँ किया क्या है। उसे ऑलरेडी इमेजिन होने लगता है कि अब सब कुछ खराब होने के बाद उसे डांट पड़ने वाली है। तभी उसे दूर एक गोल्डन फ्लैश दिखता है और उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। हंटर उस एनर्जी को महसूस करके शॉक हो जाती है। ये पॉसिबल ही नहीं है। उसका पावर लेवल एक स्टार से सीधे 2 स्टार तक जंप कर गया है और उसने एक स्पिरिट वेपन भी बना लिया है। एसोसिएशन के पास ऐसे सिर्फ 2 वेपन्स हैं और उन्हें बनाने का तरीका आज तक पूरी तरह से नोन भी नहीं है। लड़की सस्पिशियस हो जाती है, सोचती है आखिर इसे इतनी पावर अकेले कैसे मिल गई। लेकिन फिर उसे लगता है शायद वो गलत सोच रही है और डिसाइड करती है कि पहले ये जो गड़बड़ उसने की है उसे क्लीन किया जाए। काफ़ी दूर फैंगी सोच रहा होता है कि उसकी वेपन में अब यांग एट्रीब्यूट है, लेकिन उसे इससे भी ज़्यादा चाहिए क्योंकि सिस्टम कुछ भी एनकोड कर सकता है। वो प्लान करता है कि वो अपनी ब्लेड में और क्वालिटीज़ ऐड करेगा। तभी उसका फ़ोन बज़ करता है। उसे किसी अननोन आदमी से मैसेज आया है। वो बिल्कुल भूल गया था कि उसे खुद को प्राइवेट रखना था और अब एक अजनबी उसे पायनियर्स ग्रुप में इनवाइट कर रहा है। उसे ये जानकर झटका लगता है कि ऑफिशियल मेंबर्स को कम से कम गोस्ट एक्स रेल्म लेवल का होना ज़रूरी है। वो स्ट्रेंजर बात करता है एक नए पोल्यूशन जोन की और उसे एक ग्रुप हंट के लिए इन्वाइट करता है। फैंग की लोकेशन पूछता है तो स्ट्रेंजर उसे एक फाइल भेजता है जिसमें शैडो रिवर के लावा ड्रैगन के बारे में इन्फो होती है। इस जोन में लावा है और वही यांग एट्रीब्यूट भी जो अब उसके पास है। तो फैंग ये डिसाइड करता है कि वो ये इनविटेशन एक्सेप्ट करेगा। दूसरी तरफ बिन्मू डिस्ट्रिक्ट में एक ग्रुप वेट कर रहा होता है ओल्ड ली के दोस्त के आने का। एक मेंबर कहता है कि उस लड़की का मैप इतना एक्यूरेट था कि उसे यहाँ तक पहुँचने में कोई परेशानी नहीं हुई। ब्लॉन्ड गर्ल सबको थैंक्स कहती है कि वो आए और बताती है कि उन्हें मिलकर काम करना होगा। वो कल्टीवेशन एसोसिएशन से है और उसे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कि यहाँ के ये पायनियर्स बहुत स्ट्रांग नहीं हैं। बहुत लोग नहीं जानते कि कल्टीवेशन एसोसिएशन एक गवर्नमेंट ग्रुप है और उसमें एंट्री लेना बहुत हार्ड होता है। उसे उसमें घुसने के लिए अपने फैमिली से फेवर्स भी दिलवाने पड़े, इसलिए वो अपने पहले ही टास्क में फेल होना बिल्कुल नहीं चाहती। तभी एक एक्सप्लोरर चिल्लाता है कि वो न्यूबी आ गया है और उसका नाम लेता है फैंगी। फैंगी अपनी नई स्वॉर्ड के साथ एक स्ट्रॉन्ग एंट्रेंस करता है और ग्रुप को अपना इंट्रोडक्शन देता है। एजेंट उसकी पावर से थोड़ा शॉक्ड होती है, लेकिन उसका ऑरा डरावना नहीं बल्कि वार्म लगता है। अब जब टीम पूरी हो जाती है तो लीडर सिग्नल देता है और सभी केव एंट्रेंस की तरफ बढ़ते हैं। फैंग ये डिसाइड करता है कि वो सबसे आगे जाएगा और ब्लॉन्ड एजेंट से कहता है कि वो लाइट संभाले। ग्रुप केव के अंदर चलता है और उनमें से एक फैंग ये को वॉर्न करता है कि रॉक्स ढीले हैं। साथ ही उन्हें ये थोड़ा अजीब लगता है कि अभी तक अंदर बहुत गर्मी नहीं महसूस हो रही, जबकि फैंग ये सोचता है कि इस टीम ने कितनी जल्दी उसे एक्सेप्ट कर लिया और उसे लगता है कि इन टफ टाइम्स में ये दोस्ती सच में रियल है। फैंग ये आगे बढ़ता है और ज़मीन उसके पैरों के नीचे रंग बदलने लगती है जो खतरे का सिग्नल देती है। अचानक सब एक बड़े से ओपन एरिया में पहुंचते हैं और हैरान रह जाते हैं क्योंकि उनके सामने लिटरली बॉइलिंग लावा की एक रिवर बह रही होती है। बिना एक सेकंड गंवाए फैंग ये सीधे उसकी तरफ दौड़ पड़ता है और ब्लॉन्ड एजेंट चिल्लाती है, इतना रेकलेस मत बनो। फिर भी वह वहां जाता है और अपनी सोर्ड सीधे लावा में घुसा देता है। इसे बिकी के एक्सप्लोरर्स घबरा जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं, हेल्प। तभी एक फायरी एक्सप्लोजन सबको पीछे फेंक देता है और उसी वक्त फैंगी का सिस्टम एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम डिटेक्ट करता है और इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना शुरू कर देता है। जैसे ही फैंगी ने अपनी सोर्ड को लावा में घुसाया, उसका सिस्टम उस एनोमली को एनालाइज करने लगा और रिवील हुआ एक नई पावर, इनर फ्लेम, जिसमें था एक्सट्रीमली हाई इंटरनल टेम्परेचर और एक्सप्लोसिव प्रॉपर्टीज। इसके साथ साथ अनलॉक हुई स्कारलेट फ्लेम सोर्ड टेक्निक, जो अपनी पावर अनलीश करती है जब ब्लेड को खींचा जाता है और उसे फायर और लाइटनिंग से कोट कर देती है। इसे पूरी तरह रिजॉल्व होकर फैंग यी ने अपनी सोर्ड को और मजबूती से पकड़ा। उसकी आंखों और ब्लेड से फायरी ग्लो निकल रहा था, एक परफेक्ट टेक्निक उसकी टैंग सोर्ड के लिए। नीचे
बाकी एक्सप्लोरर्स जो पहले ब्लास्ट से पीछे फेंक दिए गए थे, हैरानी से देख रहे थे कि फैंग ये फायर के वॉर्टेक्स में बिल्कुल अनहार्म्ड खड़ा था और उसकी वेपन अब लावा की एनर्जी अब्सॉर्ब कर रही थी। फैंगी ने फिर अपने स्क्रिप्ट पॉइंट्स का यूज़ किया ताकि स्कारलेट फ्लेम एट्रीब्यूट को परमानेंटली अपनी सोर्ड में एम्बेड कर सके। अब वो तलवार प्योर एनर्जी से जल रही थी। जब फ्लेम फाइनली थमा तो उसकी टीम ने सोचा कि शायद उसे कोई छोटा सा कल्टीवेशन एक्सीडेंट हुआ था और अब वो रिकवर कर गया है। इसे ग्रुप खुश था क्योंकि अब उन्हें लगा कि केव की स्पिरिचुअल एनर्जी स्टेबलाइज हो गई है। इसलिए उनमें से एक खुशी से चिल्लाया कि अब वो उसे आसानी से अब्सॉर्ब कर सकता है। वहीं दूसरा, जो अपना कल्टीवेशन पाथ शुरू करने ही वाला था, एक्साइटेड होकर चिल्लाया, शाव्या ब्लॉन्ड एजेंट। सबको इनकरेज करती है कि वो ट्रेनिंग करे और आगे कहती है कि वो बाहर निगरानी रखेगी। टीम उसे थैंक करता है इस मौके के लिए। लेकिन उस शांति को तोड़ते हुए शाव्या को कुछ फिगर्स केव एंट्रेंस की तरफ आते दिखाई देते हैं। वो वॉर्न करती है कि और पायोनियर्स आ रहे हैं। तभी 3 भारी भरकम आदमी अंदर आते हैं, जिनमें सबसे आगे एक आई पैच पहने होता है जिसकी आंखें लाल होती हैं। वो घमंड से डिक्लेयर करता है कि ये रिसोर्स रिच जमीन अब उनकी है। शाव्या घबरा जाती है क्योंकि वो पहचान जाती है कि ये तीनों न्यूकमर्स 1 स्टार कोस्ट एक्स रेल्म के हैं, जो उसके टीम की रीच से बाहर है। खतरे के बावजूद शाव्या पोलाइटली कोशिश करती है बात समझाने की, बताती है कि वो पहले आए हैं और इनवाइट भी देती है कि अगर चाहें तो साथ मिलकर काम कर सकते हैं। पर उसकी डिप्लोमेसी का जवाब उसे कंटेम्प्ट में मिलता है। आई पैच वाला लीडर उसका मजाक उड़ाता है, उसके लो लेवल को नीचा दिखाते हुए, और सीधा बोल देता है कि निकल जाओ वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। इससे शाव्या की एक्सप्रेशन सख्त हो जाती है। वो सोचती है इस नए युग की हार्श रियलिटी पर, जहां सिर्फ वही सरवाइव करता है जो स्ट्रांग है। लेकिन शिया नेशन के गवर्नमेंट एसोसिएशन की मेंबर होने के नाते वो डिसाइड करती है कि वो ये अन्याय होने नहीं दे सकती। जैसे ही चीज़ें और एस्केलेट होने वाली होती हैं, फैंग ये सीधा शाव्या और उस हॉस्टाइल लीडर के बीच में आकर खड़ा हो जाता है, जहां उसकी स्वॉर्ड इग्नाइटेड होती है और वो ठंडे लहजे में पूछता है, तो दिखने में तो इतना बड़ा और ताकतवर लग रहा है, फिर भी तू एक कमज़ोर लड़की को डरा रहा है। उसके इन शब्दों से आई पैच वाला लीडर स्टन्ड और स्पीचलेस रह जाता है। जबकि बिना कोई डिले किए फैंग ये एक ही डेवास्टेटिंग स्विंग से एक फायरी एक्सप्लोजन क्रिएट करता है और उन तीनों एग्रेसर्स को दूर उड़ा देता है। फैंग यी के अटैक की ताकत इतनी ज़बरदस्त थी कि उसके अपने टीममेट्स भी मेडिटेशन से चौंक कर बाहर आ गए। उसे याद आया उन लोगों की ट्रेजेडीज़ जो सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। उसे पता था कि ऐसे लोगों पर सिर्फ ओवरवेलमिंग ताकत ही असर करती है। अपना ये मैसेज क्लियर करने के लिए फैंग ये ने अपनी ब्लेड को सीधा राइवल लीडर के सामने ज़मीन में घुसा दिया। तब वो एक इमेंस गोल्डन ऑरा से घिरा हुआ था और ठंडी आवाज़ में बोला, भागो यहाँ से। दूसरी बार इतनी ताकत देखकर डर से कांपते हुए वो लीडर चिल्लाया, ये तो मॉन्स्टर है, और अपने आदमियों को भागने को कह दिया। जबकि फैंग ये शांत खड़ा देखता रहा उन्हें भागते हुए, जबकि उसके टीममेट्स एक्साइटेड होकर उसकी तरफ दौड़ पड़े। उसकी इनक्रेडिबल पावर देखकर वो सब हैरान थे। फैंग ये हल्के से मुस्कुराया और कैजुअली बोला, चलो अब निकलते हैं। जैसे ही ग्रुप वहाँ से निकल रहा था, शाव्या सोचने लगी उस इमेंस पावर के बारे में जो फैंग यी ने दिखाई थी। उसे रियलाइज़ हुआ कि फैंग यी ने अपनी पूरी ताकत भी यूज़ नहीं की थी। वो अब मान चुकी थी कि वो एक टॉप टियर पायनियर है और उसे तुरंत ये डिस्कवरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करनी होगी। अब सीन शिफ्ट होता है स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन के ऑफिस में। वहाँ एक वुमन फ़ोन पर शाव्या से बात करते हुए हैरानी में रिपीट करती है, एक और हाई एट्रीब्यूट पायनियर मिला है। फिर वो खुद ही नर्वस हो जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने ज़्यादा बोल दिया है, खासकर जब एक इम्पोजिंग आदमी उसके पीछे खड़ा था। वो ऑकवर्डली फ़ोन काट देती है रिपोर्ट कंफर्म करने के बाद। फिर वो यंग वुमन चीयरफुल मूड में अपने ग्रे हेड सुपीरियर से पूछती है, क्या हम इतने लकी हैं कि 2 हाई एट्रीब्यूट पायनियर्स लगातार मिल गए? लेकिन वो सुपीरियर गंभीर हो जाता है और कहता है, ये लक नहीं है। वो समझाता है हर हाई एट्रीब्यूट इंडिविजुअल डेस्टिन्ड होता है एक नया पावर सेंटर बनने के लिए, और ये जिम्मेदारी उसे अंदर से स्ट्रेस देती है।
एक सनी दिन में फैंग ये वापस सिटी में पहुंचता है। वो खुद को एक कॉस्प्लेयर की तरह डिस्गाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावरफुल प्रेजेंस और ऑथेंटिक सोर्ड की वजह से लोगों का अटेंशन और ज़्यादा खिंच जाता है। तभी उसका ध्यान अपने फ़ोन की तरफ जाता है, जिसमें उसे दिखता है कि केव इंसिडेंट की खबर ऑलरेडी वायरल हो चुकी है। वो खुद को अपनी लापरवाही के लिए डांटता है। उसे पता था कि उसकी इंटरनल फ्लेम का इरप्शन छुपाया नहीं जा सकता, लेकिन ये सोचकर कि उसके टीममेट्स कभी उसे बिट्रे नहीं करेंगे, वो अपना फोकस ज़्यादा अर्जेंट चीज़ पर डालता है। जो मैसिव यांग एनर्जी उसने अब्सॉर्ब की थी, वो अब उसे एक नए ब्रेक थ्रू की ओर धकेल रही थी। उसे जल्दी से कोई सिक्लूडेड जगह चाहिए थी, तो वो तुरंत बैक माउंटेन की तरफ निकल गया। 5 मिनट बाद उसी माउंटेन पर वही सिल्वर हेयर्ड लड़की सू किंगयिंग, जो एक गार्डन रेस्टोरेशन एक्सपर्ट थी, उसे एक बहुत ही पावरफुल प्रेजेंस फील हुई। उसे एक इंटेंस बर्स्ट ऑफ लाइट दिखाई दी, जैसे कोई छोटा सा सन एक्सप्लोड हुआ हो। वो तुरंत पहचान गई कि ये किसी कल्टीवेटर का 3 स्टार गोस्ट एक्स रेल्म में ब्रेक थ्रू है। इस एनर्जी की स्केल ने उसे हैरान कर दिया। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इस रेल्म का ब्रेक थ्रू इतना मॉन्स्ट्रस हो सकता है। एक सेंस ऑफ ड्यूटी और रिकग्निशन के साथ ड्रिवन होकर वो डिस्टर्बेंस की तरफ दौड़ पड़ी, ये वाव करते हुए कि वो उस मिस्टीरियस व्यक्ति को जरूर पकड़ कर रहेगी। जबकि पहाड़ की ऊंचाई पर फांगी पूरी तरह से अपनी ब्रेक थ्रू पर फोकस कर रहा था। वो मैसिव मात्रा में गोल्डन एनर्जी खींच रहा था, जो उसके चारों तरफ घूमती हुई उसके सिर के ऊपर एक ब्राइट सूरज जैसे एनर्जी बॉल में बदल गई। जैसे ही वो हवा में मेडिटेट कर रहा था, उसके पीछे एक कॉम्प्लेक्स स्टार शेप्ड डिवाइन आकृति बनी। साथ ही गोल्डन एनर्जी उसकी स्किन पर चमकने लगी और उसकी आंखों में इमेंस पावर ग्लो करने लगी। जब वो उस वाइल्ड एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार वो शक्ति इकट्ठा होकर एक विशाल डिवाइन एक्स का रूप ले चुकी थी, जो प्योर गोल्डन और लाइट ब्लू एनर्जी से बनी थी और उससे पावर क्रैकल हो रही थी। उसी समय सू किंगयिंग वहां पहुंची और वो अद्भुत दृश्य देखकर एकदम रुक गई। उसने डिसबिलीफ में देखा कि वो रहस्यमय व्यक्ति उस डिवाइन एक्स को स्विंग करने ही वाला था, जिसे उसने अभी बनाया था। उसकी कंट्रोल लेवल अविश्वसनीय थी। उसने सोचा कि कोई इंसान इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इतनी परफेक्ट स्किल और स्टेडीनेस के साथ कैसे कंट्रोल कर सकता है। क्या ये आदमी सीक्रेटली सदियों से ट्रेनिंग कर रहा था? साथ ही ये दृश्य उसे एक दर्दनाक मेमोरी की याद दिला गया। सू किंगयिंग को याद आया जब उसने खुद गोस्ट एक्स के 2 स्टार लेवल पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की थी। तब उस डिवाइन एक्स का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो खुद पर ही हावी हो गया और उसे खून की उल्टी करनी पड़ी। वो पूरे 1 हफ्ते तक बिस्तर से नहीं उठ सकी थी। वो नेचुरली स्ट्रांग थी, फिर भी बुरी तरह फेल हो गई थी। इसे वो समझ नहीं पा रही थी कि ये इंसान इतना पावरफुल ब्रेक थ्रू कैसे हैंडल कर सकता है। जैसे जैसे वो और करीब आई, उसकी हैरानी और बढ़ गई। वो मैसिव स्पिरिचुअल एनर्जी, उस एक्स की हर मूव में परफेक्ट कंट्रोल और उस हर पावर का छोटा सा हिस्सा ऐसा लग रहा था जैसे हजारों बार प्यूरिफाई किया गया हो। ये सब उसकी समझ से परे था। इसलिए उसने डिसाइड किया कि ये इंसान सिर्फ एक पावरफुल मास्टर नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई गॉड आसमान से उतर आया हो। उसे उसकी काल्म और स्टेडी तरीके पर भी ध्यान गया। ज़्यादातर पायनियर्स जब ब्रेक थ्रू का फील करते हैं तो जल्दी में उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति एक मास्टर की तरह डीप एक्सपीरियंस और स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ धीरे धीरे सब कंट्रोल कर रहा था। उसके थॉट्स तब रुके जब वो विशाल फायरी डिवाइन एक्स हिलने लगी। फिर उसने हैरानी में देखा जब वो एक्स एक पर्पस के साथ ईस्ट की तरफ स्विंग हुई, जबकि अपने पावर के पीक पर फांगी की आंखों में प्योर गोल्डन लाइट जलने लगी और उसके चेहरे पर रॉ एनर्जी की दरारें फैल गईं। वो उस ब्लाइंडिंग गोल्डन स्टॉर्म के बीच फ्लोट कर रहा था, सक्सेसफुली उस विशाल एनर्जी को कंट्रोल करते हुए जो उसने इकट्ठा की थी इवोल्यूशन के लिए। तभी एक सिस्टम विंडो सामने आई जिसने ऑफिशियली कंफर्म किया कि वो ब्रेक थ्रू में सक्सेसफुल रहा। अब वो पहुंच चुका था गोस्ट एक्स रेल्म 2 स्टार। नई डिवाइन एक्स जमीन पर जोर से गिरी और अपने अंदर की सारी पावर एक जबरदस्त शॉक वेव में छोड़ दी जो पूरे माउंटेन में फैल गई। सू किंगयिंग उस पावरफुल ब्लास्ट की चपेट में आ गई और उसे गोल्डन एनर्जी की वेव से खुद को संभालना पड़ा।
बची हुई फोर्स ने फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ा रास्ता काट दिया और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो वो मिस्टीरियस आदमी पूरी तरह से गायब हो चुका था। भारी सांसें लेते हुए थकावट और फ्रस्ट्रेशन से भरी सु किंगिंग को यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसे फिर से मिस कर गई, जबकि वो सिर्फ 30 सेकंड में वहां पहुंची थी। एक परेशान करने वाला ख्याल उसके दिमाग में आया। क्या उसे पता था कि मैं उसे ट्रैक कर रही हूं? उसे चिंता हुई कि अगर वो इसी तरह छिपा रहा तो उसे रिक्रूट करने का उसका मिशन नामुमकिन हो जाएगा। जैसे ही उसने हार मानने का सोच लिया, वो एकदम रुक गई। एक सडन आइडिया उसके दिमाग में आया। उसने डिस्ट्रक्शन के रास्ते से नज़र हटाकर एक पुराने बड़े पेड़ की तरफ देखा, जो अब भी हल्की गोल्डन लाइट से चमक रहा था। एक नए विश्वास के साथ उसने उस खाली लगती जंगल की ओर आवाज़ लगाई, उसे सीनियर कहकर बुलाया और पूछा क्या वो अब भी आसपास है। फॉरेस्ट की छाया से फांगी प्रकट हुआ। उसका हुडेड शरीर एक शांत कॉन्फिडेंस दिखा रहा था, जबकि उसकी ग्लोइंग रेड आइज सीधे सु किंगिंग पर थीं। उसे तुरंत समझ आ गया कि यही वो इंसान है जो पिछले कुछ दिनों से उसके पीछे पड़ी थी। जब सु किंगिंग ने देखा कि वो पकड़ी जा चुकी है तो उसने अपनी जगह पर डटे रहकर प्रॉपर तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसने बताया कि वो फायरफ्लाई स्क्वाड की कैप्टन है, जो शिया नेशन के स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन का हिस्सा है और वो नेशन की पहली पायनियर्स में से एक है। फिर एसोसिएशन की तरफ से उसने सिंसेरिटी से उसे ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया। उसने माना कि वो उसे पिछले 2 दिन से फॉलो कर रही थी और उम्मीद की कि उसके तरीकों ने फांगी को गलत इंप्रेशन ना दिया हो। जब वो बोल रही थी, फांगी चुप रहा और उसके हुड के नीचे से उसका एक्सप्रेशन समझना मुश्किल था। तो सु किंगिंग ने आगे बताया कि भले ही पब्लिक को अभी पता नहीं है, लेकिन एसोसिएशन के सारे ऑफिशियल पेपर्स तैयार हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत नर्वस थी, अपने शब्दों को ध्यान से चुन रही थी और डर रही थी कि कहीं वो इस पावरफुल इंसान को नाराज ना कर दे। उसे पता था कि उसे सॉफ्ट और रिस्पेक्टफुल अंदाज में बात करनी चाहिए। उसकी केयरफुली प्लान्ड स्पीच को फांगी के सिंपल और डायरेक्ट सवाल ने बीच में ही रोक दिया। मैं ज्वाइन क्यों करूं? ये सीधा सवाल सुनकर सु किंगिंग एकदम सरप्राइज हो गई। कुछ पल के लिए उसकी आवाज़ अटक गई और वो सोच में पड़ गई कि अब क्या बोले। उसे जल्दी समझ आ गया कि ऐसे स्मार्ट इंसान के सामने खाली मीठे शब्द बेकार हैं। उसके पास सच बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए खुद को संभालते हुए उसने एसोसिएशन की पर्पस एक्सप्लेन की। उसने बताया कि शिया नेशन सारे अर्ली पायनियर्स को एक साथ लाना चाहता है ताकि उन्हें एक ऑर्गेनाइज्ड रास्ता दिया जा सके और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी मिल सके। उसे पता था कि अभी डेवलपमेंट काफ़ी केओटिक है और शायद एसोसिएशन एक फ्री स्पिरिट के लिए केज जैसा लगे, लेकिन फिर भी उसने उससे गुजारिश की कि वो बिगर पिक्चर को देखे। स्पिरिचुअल एनर्जी की एक बड़ी वापसी आने वाली थी और सभी को फ्यूचर के अनजान दुश्मनों का सामना करने के लिए एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। सु किंगिंग के पैशनेट वर्ड्स सुनने के बाद फांगी कैजुअली एक ट्री के सहारे टिक गया, थका हुआ और अनइंटरेस्टेड लग रहा था। उसने साफ शब्दों में कहा कि वो ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है। उसने एक्सप्लेन किया कि अभी के लिए वो ना तो सु किंगिंग पर और ना ही उस एसोसिएशन पर ट्रस्ट कर सकता है जिसे वो रिप्रेजेंट कर रही है। सु किंगिंग उसके सीधा मना करने पर पूरी तरह स्टंट और स्पीचलेस रह गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके रिफ्यूज़ल का सामना करते हुए सु किंगिंग में डेस्परेशन आ गई। उसने जल्दी से अपने जैकेट से अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड निकाला और उसे दिखाते हुए फिर से खुद को इंट्रोड्यूस किया। मैं सु किंगिंग हूँ, और बताया कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी के वापस आने से पहले एक वेल नोन एथलीट थी। उसने उससे रिक्वेस्ट की कि वो उस पर भरोसा करे, ये सोचते हुए कि शायद उसकी पब्लिक आइडेंटिटी उसे कुछ ट्रस्ट दिला सके। फंगी थोड़ी देर रुक गया और उसके वर्ड्स पर सोचा। फिर उसने थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ अपनी ठुड्डी को छुआ और कहा कि उसे अब वेगली याद आ रहा है। उसके माइंड में सु किंगिंग की एक फ्रेम पिक्चर आई जिसमें वो शिया नेशन की लॉन्ग डिस्टेंस चैंपियनशिप की रनर अप जीत के बाद विक्ट्री सेलिब्रेट कर रही थी। उसे समझ आया कि सु की नेचुरल एथलेटिक स्किल ही उसे इतना तेज और स्किल्ड पायनियर बनाती है। लेकिन तभी फंगी का एक्सप्रेशन सख्त हो गया। उसके पिछले जीवन की एक डार्क मेमोरी सामने आई, एक डिस्ट्रॉयड सिटी का विजन।
उसे याद आया कि उसकी ओरिजिनल टाइमलाइन में शिया नेशन का काम और एसोसिएशन अंत में फेल हो गए थे, जिससे ह्यूमैनिटी का अंत हुआ। लेकिन अब जब वो अपने सिस्टम के साथ वापस आया है, उसे पता था कि उसे सॉल्यूशन का हिस्सा बनना है। मगर इस पॉइंट पर एसोसिएशन को ज्वाइन करना सही कदम नहीं था। अब थोड़ा थॉटफुल लुक लेते हुए उसने सुकिंगिंग की होपफुल आंखों में देखा और कंफर्म किया कि हाँ, वह उसे जानता है। फिर उसने कहा कि वो उसके ऑफर के बारे में सोच लेगा। लेकिन सु कुछ कह पाती उससे पहले ही उसने एक छलांग लगाई और वहां से तेजी से चला गया। और उतनी ही तेजी से वो एकदम सुकिंगिंग के पीछे अचानक प्रकट हुआ, जिससे वो चौंक गई। उसने उसे एक फर्म कंडीशन दी कि वो अभी के लिए उसकी लोकेशन किसी को भी नहीं बताए। अपने मन में उसने सु के रिस्पेक्टफुल बिहेवियर को नोटिस किया और अंदाज़ा लगाया कि एसोसिएशन शायद पावरफुल पायनियर्स को नाराज़ करने से बचती है जो उनके साथ नहीं है। उसने इसे एक ऐसी कमजोरी की तरह देखा जिसे वो इस्तेमाल कर सकता है। तभी सुकिंगिंग ने एक डील सजेस्ट की। उसने एक्सप्लेन किया कि एसोसिएशन ने उसके ब्रेक थ्रू की एनर्जी डिटेक्ट की है और उसे एक रिपोर्ट फाइल करनी है। उसने एक ऐसा रिपोर्ट भेजने का आइडिया दिया जो ट्रूथ और लाइस का मिक्स हो, जिससे उसकी आइडेंटिटी भी प्रोटेक्टेड रहे और उसके सीनियर्स भी खुश रहे। थोड़े सोचने के बाद फंग यी ने उसके प्लान को अग्री कर लिया। सुकिंगिंग ने उसे पुकारने की कोशिश की जैसे ही उसने हामी भरी, लेकिन एक पल में ही वो गायब हो गया। वो पहाड़ की ढलान से उसके पीछे दौड़ी, लेकिन सब बेकार था। थकी और परेशान सुकिंगिंग अकेले फॉरेस्ट के रास्ते पर चलने लगी, खुद से फ्रस्ट्रेशन में बड़बड़ाते हुए कि उसने उसे कितनी बार पकड़ने की कोशिश की और अब वो उससे बचता फिर रहा है। उसने थक हार के एक लंबी सांस ली और बड़बड़ाई, हर बार इंसिडेंट के बाद फांगी के छोड़े हुए पावरफुल एनर्जी साइंस को इरेज करना कितना थकाऊ काम होता है। लेकिन उसके ये ख्याल अचानक उसके ईयरपीस में आई एक आवाज़ ने काट दिए। उस आवाज़ ने उसे सख्ती से याद दिलाया कि उसे उस मुश्किल से मिलने वाले पायनियर की चिंता छोड़कर अपनी मेन मिशन पर ध्यान देना चाहिए। आवाज़ ने इन्फॉर्म किया कि वो स्ट्रेंज क्रीचर्स दोबारा दिखाई दिए हैं। सुकिंगिंग एकदम फ्रीज हो गई, उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गईं। उसने पूछा, क्या वो सच में वापस आ गए हैं? तभी उसके दिमाग में एक डरावनी याद चमकी। जहां वो घिरी हुई थी उन डरावने वुल्फ जैसे क्रीचर्स से, जिनके मुंह खून से सने थे और आंखें लाल रोशनी से चमक रही थीं। उसने मन ही मन सोचा, मैं उन अजीब खून पीने वाले बीस्ट्स को कभी नहीं भूल सकती। उसने आगे बताया कि ये थे ईविल और खून के प्यासे मॉन्स्टर्स जो स्पिरिचुअल एनर्जी की वापसी से बने पोल्यूशन जोन से पैदा हुए थे। वो इन जोन से पावर लेकर ऐसे मॉन्स्टर्स में बदल गए थे जो इंसानों को खा जाते थे। कुछ तो इतने एडवांस्ड थे कि खुद को नेचुरल डिजास्टर्स की तरह छुपा लेते और फिर इंसानों को मारते हुए नए पोल्यूशन जोन्स बनाते जाते। अगर इन्हें रोका ना गया तो ये पूरी ह्यूमन वर्ल्ड को निगल सकते थे। इसी दौरान एक तेज तूफान शहर पर आ गया। रात का आसमान स्ट्रीट लाइट से नहीं बल्कि बिजली की लगातार चमक से रोशन था। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि लोगों के फोन्स में रेड अलर्ट्स आने लगे जो सिवियर थंडरस्टॉर्म के वार्निंग दे रहे थे और सबको घर में रहने को कह रहे थे। एक और अलर्ट आया, यूहुआन माउंटेन एरिया को फ्लड रिस्क के चलते बंद कर दिया गया था। लोग खिड़कियों से देख रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने सालों से इतना भयानक तूफान नहीं देखा। कुछ मजाक में बोले, लगता है कोई पावरफुल बीइंग लाइटनिंग ट्रायल फेस कर रहा है। एक बारिश से भीगे हुए एली में छिपकर फांगी इस स्टॉर्म को गहराई से देख रहा था। उसकी लाल आंख ग्लो कर रही थी। वो क्लियरली फील कर सकता था कि हवा में लाइटनिंग एनर्जी बहुत इंटेंस है और उसे समझ आ गया कि ये कोई ऑर्डिनरी तूफान नहीं बल्कि एक और एनॉमली है। उसने देखा कि पूरा स्टॉर्म एक जगह फोकस हो रहा है। उसकी आंखें बिल्डिंग्स के पार देखकर एक माउंटेन पीक पर टिक गईं जहां बार बार लाइटनिंग गिर रही थी। उसे स्टॉर्म का सेंटर मिल गया था। बिना किसी हेजिटेशन के फांगी बारिश में कूद पड़ा। वो रूफटॉप्स को पार करते हुए तेजी से माउंटेन की तरफ बढ़ गया। जैसे ही फांगी यूहुआन माउंटेन के बेस पर पहुंचा, उसका सिस्टम अलर्ट दे बैठा, पोल्यूशन जोन डिटेक्टेड। उसने पीक की तरफ देखा, लेकिन वहां की यूजुअल खूबसूरती की जगह एक डरावना सीन था। ट्विस्टेड पेड़ और बिखरे हुए स्केलेटल रिमेन्स। सिस्टम ने और भी खतरे की बात कही, पोल्यूशन लेवल अननोन। लेकिन फिर भी फांगी ने बिना रुके आगे बढ़ना जारी रखा। वो डार्क और स्टॉर्मी वुड्स में कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ एंटर हो गया। जैसे जैसे वो स्टॉर्म के सेंटर के पास पहुंचा, उसने देखा एक मैसिव नीली बिजली की बोल्ट माउंटेन की समिट पर गिरी और पूरा इलाका लाइट से चमक उठा।
उसे अपना टारगेट मिल चुका था। इस सब के बीच स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के कमांड सेंटर में एक टेंस मीटिंग चल रही थी। एक बड़े स्क्रीन पर एक पहाड़ की चोटी के ऊपर नीले एनर्जी का वॉर्टेक्स दिख रहा था। एक ऑफिशियल ने रिपोर्ट किया कि माउंट यू हुआन पर खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए उसे बंद कर देना होगा और एक नया कंटामिनेशन जोन घोषित करना पड़ेगा। एसोसिएशन के लीडर का चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा कि स्थिति इतनी क्रिटिकल हो चुकी है कि उन्हें सुकिंगिंग को एक और इम्पॉर्टेंट मिशन से हटाना पड़ा। उन्होंने सुकिंगिंग से कहा कि वो रिपोर्ट करें कि वहाँ क्या हो रहा है। सुकिंगिंग ने बताया कि अभी के हालात में पहाड़ पर चढ़ना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अनस्टेबल थंडर एनर्जी कभी भी एक्सप्लोड हो सकती है। इसी वजह से इस एरिया को ऑफिशियली ए लेवल कंटामिनेशन जोन घोषित किया गया है। उसने और भी चिंता की बात बताई। एनर्जी जितनी तेजी से बढ़ रही है, उसे देखकर लग रहा है कि ये माउंटेन जल्द ही एस लेवल थ्रेट बन जाएगा, जिससे उनकी हाईएस्ट इमरजेंसी प्लान एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन उसने एक बड़ा प्रॉब्लम भी बताया। उनके पास जो भी एक्सप्लोरर है, उन डेटा के अनुसार कोई भी सेफली उस एरिया के पास नहीं जा सकता, यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं। रूम में शॉक की लहर दौड़ गई जब कैलकुलेशन से पता चला कि ये मिशन एडवांस्ड एक्सप्लोरर्स के लिए भी डेथ सेंटेंस साबित होगा। इस इम्पॉसिबल सिचुएशन को देखते हुए एक सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में आदमी ने आदेश दिया कि माउंट यू हुआन की बेस को पूरी तरह सील कर दिया जाए, पेट्रोल्स भेजे जाएं ताकि कोई भी उस तरफ जाने की कोशिश न करे। एसोसिएशन लीडर ने पूरी सहमति जताई। उन्होंने कहा कि खतरे को रोकने के लिए माउंटेन को सील करना जरूरी है और एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन कम होने तक कोई वहां नहीं जा सकता। जबकि एसोसिएशन को लग रहा था कि माउंट यू हुआन बहुत ज़्यादा डेंजरस है, फंग यी उस जोन के अंदर पहले से ही काफ़ी आगे बढ़ चुका था। चारों तरफ मैसिव ब्लू लाइटनिंग गिर रही थी, लेकिन फैंग यी मजबूती से खड़ा था, अपनी ब्रीदिंग टेक्निक से बने गोल्डन ऑरा से प्रोटेक्टेड। उसे पता था कि सिर्फ स्टॉर्म से बच जाना काफ़ी नहीं है। थंडर एनर्जी को पूरी तरह अब्जॉर्ब करने के लिए उसे पहाड़ की चोटी तक पहुंचना होगा, जहां ये एनर्जी सबसे प्योर और इंटेंस है। उसके इस फैसले के पीछे उसका अतीत था। वो जानता था कि जिन क्रीचर्स का सामना अब हो रहा है, वो बस शुरुआत है। फ्यूचर में और भी ज़्यादा टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स आने वाले हैं। उसे ये भी एहसास था कि उसकी करंट फायर बेस्ड पावर्स अब आने वाले खतरे के लिए काफ़ी नहीं होंगी। उसे खुद को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, सिर्फ अपनी वेपन पर निर्भर नहीं रह सकता। इसलिए लाइटनिंग से घिरे हुए फांग यी ने इस रेयर और परफेक्ट मौके को पहचाना। ये थंडर एनर्जी उसकी बॉडी को स्ट्रेंथन करने का एक मौका था। उसे यकीन था कि अगर उसने ये मौका नहीं लिया तो जो डिजास्टर्स आने वाले हैं उनमें वो ज़रूर मारा जाएगा। उसकी आंखों में गोल्डन ग्लो था। उसने अपनी फ्लेमिंग सोर्ड निकाली और जोर से गरजते हुए उसे एक मैसिव ब्लू लाइटनिंग बोल्ट में सीधा घुसेड़ दिया, जिससे वाइल्ड एनर्जी उसके अंदर दौड़ने लगी, जिससे भयानक दर्द हुआ। लेकिन उसका चेहरा डिटर्मिन्ड बना रहा। उसका शरीर बुरी तरह से कांपने लगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उसके पूरे सिस्टम में फैल रही थी। उसे महसूस हुआ कि ये थंडर पावर किसी डिवाइन पनिशमेंट की तरह है। वो एक्टिवली उसके खिलाफ लड़ रही है। स्टॉर्म जैसे उसे अपनी टेरिटरी में घुसने के लिए सजा दे रहा हो, मानो कह रहा हो कि वो हार मान ले। आसमान की केओस को देखते हुए वो सोचने लगा, क्या वो इतनी रॉ और अनकंट्रोलेबल फोर्स को अपना सकता है? फिर उसे एक आइडिया आया। उसने खुद को काम किया और अपनी सिस्टम की रूल को याद किया। अगर किसी पावर को हासिल करना है तो एनर्जी सोर्स को टच करना होगा। एक गोल्डन ऑरा उसके चारों ओर एक्सप्लोड हुआ। उसने अपना गोल्डन सन ब्रीदिंग टेक्निक एक्टिवेट कर दिया। फिर जोर से गरजते हुए डिटर्मिनेशन के साथ फंग यी ने आगे बढ़ना शुरू किया, अपनी फ्लेमिंग सोर्ड से नीले लाइटनिंग के स्टॉर्म में एक रास्ता काटते हुए। उसकी गोल्डन एनर्जी और कच्चे तूफान की टक्कर से एक ज़बरदस्त केओटिक एक्सप्लोजन हुआ। साथ ही इतना जोर डालने से उसके मुंह से खून निकल आया, लेकिन उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन की आग थी। उसे पता था कि ये एक डेस्परेट गैम्बल है, जहां उसे अपनी लिमिट तक खुद को धकेलना पड़ेगा। डेथ को फेस करना होगा ताकि जिंदा रह सके। आखिरकार कड़ी स्ट्रगल के बाद वो पीक तक पहुंच गया। उसने अपनी सोर्ड जमीन में घुसेड़ दी, जिससे चट्टान टूट गई। वो अब स्टॉर्म के बिल्कुल सेंटर में था। यहाँ की पावर और भी ज्यादा खतरनाक थी। इतनी भयंकर थंडर एनर्जी की सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। उसे महसूस हुआ कि अब तूफान की पूरी अटेंशन उसी पर थी। अब तूफान बस उसे भगाना नहीं चाहता था, वो उसे मार देना चाहता था। जैसे ये साबित करने के लिए तूफान ने अपनी पूरी पावर इकट्ठा की और एक विशाल वाइट हॉट लाइटनिंग बीम सीधे उसकी तरफ फेंकी।
ये अटैक उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने के लिए था। जैसे ही फंगी ने तूफान का आखिरी वार फेस किया, उसका सिस्टम एक्टिवेट हो गया। एक पावरफुल थंडर एट्रीब्यूट डिटेक्ट किया गया और उसकी प्रोसेसिंग शुरू हो गई। काफ़ी नीचे शहर में लोग एक टॉल बिल्डिंग से ये सब देख रहे थे, हैरान। एक आदमी जो फोटो ले रहा था बोला उसने कभी इतनी बड़ी लाइटनिंग नहीं देखी। दूसरा बोला क्या कोई गॉड ट्रायल से गुजर रहा है। यहाँ तक कि उसे आसमान में किसी इंसान की झलक भी दिखी। माउंटेन पीक पर वो फाइट एक तेज चमकते हुए एक्सप्लोजन में खत्म हुई। फंगी जीत चुका था। एक सिस्टम मैसेज ने कंफर्म किया, उसने रिफाइंड डिवाइन थंडर पावर हासिल कर ली है और अब वो हेवनली लाइटनिंग समन कर सकता है, जिससे उसका शरीर गॉड लाइक बन जाएगा। साथ ही उसे 5 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिला। अब फंगी हवा में तैर रहा था, चारों तरफ ब्लू लाइटनिंग और उसकी गोल्डन ऑरा। उसे अपने नए पावर की पूरी समझ थी। थंडर एट्रीब्यूट एक टॉप टियर फोर्स थी, अटैक और डिफेंस दोनों में। उसका सन पावर ज़्यादातर डिफेंस के लिए था, लेकिन थंडर उसके शरीर को रिफाइन कर रहा था और उसे प्योर एनर्जी में बदल रहा था। अब उसके लिए थंडर बन चुका था एक स्पीयर और एक शील्ड। उसे ये भी समझ आया कि ये पावर सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं है, ये प्यूरिफिकेशन और रीबर्थ के लिए भी है। उसे महसूस हुआ कि ये एनर्जी उसकी हड्डियों और मांसपेशियों को बिना किसी दर्द के मजबूत कर रही है। सिस्टम ने अब उसे एक नया अपग्रेड ऑफर किया, पनिश ईवल, जिससे उसे डबल क्रिटिकल डैमेज मिलेगा। साथ ही सिस्टम ने पूछा क्या वो अपने 10 पॉइंट से इसे लेना चाहता है। धीरे से ज़मीन पर उतरते हुए फांगी ने आगे क्या करना है उस पर सोचना शुरू किया। उसका पहला ख्याल आया इस नए थंडर पावर को अपनी टैंग सोर्ड में डाल देना। उसने अच्छे से सोचा ये उसके ब्लेड को ज़रूर ज़्यादा पावरफुल बना देगा, लेकिन उसे चिंता थी कि इससे उसके सन एट्रीब्यूट की प्यूरिटी पर असर पड़ सकता है। उसे ये भी पता था कि एक ही आइटम में ज़्यादा अलग अलग पावर्स डालना उसे डैमेज या इवन डिस्ट्रॉय कर सकता है। तभी उसे एक ब्रिलियंट आइडिया आया। उसने अपने हाथ की तरफ देखा और फैसला किया कि इस बार कुछ अलग करेगा। वो थंडर एट्रीब्यूट को अपनी राइट हैंड में डायरेक्ट इम्प्लांट करेगा। सिस्टम ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, पूछा क्या वो थंडर एट्रीब्यूट को चुने हुए आइटम में डालना चाहता है। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्मर्क आ गया और उसने कमांड दे दी। तुरंत ही हवा में फैली सारी वाइल्ड ब्लू लाइटनिंग उसके राइट हैंड की तरफ खींचकर चली गई, जैसे उसने पूरे स्टॉर्म की पावर अपने लिए क्लेम कर ली हो। अगले दिन माउंट यू हुआन की स्टॉर्म डैमेज्ड पीक पर अब इमीडिएट खतरा टल चुका था। वहां की एक क्लिफ के ऊपर सुकिंगिंग और एक आर्मी ऑफिसर मेजर हानली खड़े थे। सुकिंगिंग ने रिपोर्ट दी कि कंटेमिनेशन जोन की एनर्जी अजीब तरह से अपने सबसे खतरनाक स्तर से गिरकर सिर्फ 3 घंटे में माइल्ड लेवल पर आ गई थी। हालांकि हवा में अभी भी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी बाकी थी। मेजर हानली ने ध्यान से सुना और तुरंत समझ गया कि वहां कोई आया था। ये कोई सीकर था, उसने कहा, एक ऐसा इंसान जो एक्टिवली डेंजरस घटनाओं को खोजता है। सुकिंगिंग शॉक्ड रह गई। क्या कोई और सीकर इसमें इन्वॉल्व्ड था? क्या वो सरवाइव कर गया? वो घुटनों के बल क्लूज ढूंढने लगी, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। शायद हैवी रेन ने सारे एविडेंस धो दिए थे। उसने अंदाज़ा लगाया कि वो सीकर रात 8 बजे के आसपास सेफली माउंटेन से चला गया होगा। मेजर हानली ने भी उसकी टाइमलाइन से अग्री किया, क्योंकि स्ट्रेंज इवेंट लगभग 6 बजे से शुरू हुआ था और आर्मी ने 7 बजे माउंटेन सील कर दिया था। इसलिए सीकर को उससे पहले चढ़ाई करनी पड़ी होगी। उसने बताया कि उनके इंस्ट्रूमेंट्स प्रिडिक्ट कर रहे थे कि खतरा ग्रेड एस तक पहुंच जाएगा, लेकिन 8 बजे के बाद एनर्जी अचानक गिर गई। वो उस स्पॉट पर खड़ा हुआ जहां लाइटनिंग सबसे ज्यादा इंटेंस थी और अपनी थियरी रखी। मुझे लगता है वो सीकर न सिर्फ लाइटनिंग से बच गया, बल्कि उसके पास कोई थंडर रिलेटेड पावर भी है, जिसे उसने इस डिजास्टर को एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। साथ ही उसने कंक्लूड किया कि यही इंसान इस सडन बदलाव का मेन कारण है। फिर मेजर ने अपनी सबसे बड़ी चिंता बताई कि ऐसे लोग सबसे डेंजरस होते हैं, क्योंकि ये पता नहीं होता कि ये किस साइड पर है। सुकिंगिंग ने भी अग्री किया, अगर इतना पावरफुल इंसान हमारे खिलाफ हुआ तो जो तबाही मच सकती है वो अनइमेजिनेबल होगी। हमें इसे जल्द से जल्द ढूंढना ही होगा। कई माइल्स दूर अपने सोफा पर बैठे फंगी को इस मिलिट्री ऑपरेशन की कोई खबर नहीं थी, जो अब उसी पर सेंटर्ड हो चुका था। उसे अचानक जोर से छींक आ गई। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ पर मेजर हानली ने फैसला ले लिया। उसने अपने ट्रूप्स को एक फर्म ऑर्डर दिया, इस इंसान को किसी भी कीमत पर तुरंत ढूंढो। उसके कमांड के साथ ही उसने इस मिस्टीरियस टारगेट को एक टेम्पररी कोड नेम दिया, टायरेंट।
यूहुआन माउंटेन पर इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू हो गई। आर्मी को उम्मीद थी कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन जल्द ही इस टायरेंट नाम के मिस्टीरियस इंसान से कांटेक्ट कर लेगी। तब तक उन्होंने डिसाइड किया कि इस पूरी घटना की जानकारी को सीक्रेट रखा जाएगा और एक अलग से इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाएगी। बारिश से भीगी पीक पर एसोसिएशन लीडर ने मेजर हानली को बताया कि उन्होंने पहले ही एक हाई लेवल पायनियर को कॉन्टैक्ट बनाने के लिए भेज दिया था। फिर उसने सुकिंगिंग की तरफ देखा और उसे मेजर को रिपोर्ट देने का ऑर्डर दिया। सुकिंगिंग अचानक घबरा गई और पैनिक में हल्का सा गास्प किया। जल्दी सोचने के लिए मजबूर होकर उसने अपना आधा सच रिपोर्ट देना शुरू किया। उसने करंट इंसिडेंट को उस पायनियर से जोड़ा जिसने हाल ही में क्विंगचैंग यूनिवर्सिटी की पोल्यूशन जोन को क्लियर किया था। अंदर ही अंदर वो पैनिक कर रही थी, डर के मारे कि कहीं कुछ गलत ना बोल दे जिससे फैंगी के साथ उसका डील रिवील हो जाए। उसने एक्सप्लेन किया कि वो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ढूंढने में बहुत मुश्किल था। उसने आगे बताया कि उसे एक म्यूटेटेड रैबिट की बॉडी मिली थी जो उसने मारा था और एविडेंस से उसने सही से उसका यंग फ्लेम एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई कर लिया था। उसने अपना रिपोर्ट ये वादा करके ख़त्म किया कि वो पूरी कोशिश करेगी उसके करीब जाने की और पता लगाने की कि उसने यूनिवर्सिटी का गेट कैसे क्लियर किया, जबकि वो अंदर ही अंदर प्रे कर रही थी कि उसकी ये सच और झूठ मिली हुई कहानी बिलीवेबल लगे। मेजर हानली ध्यान से उसकी बात सुन रहा था और सोच रहा था कि एक यंग फ्लेम एट्रीब्यूट वाला पायनियर कितना वैल्यूएबल हो सकता है। वो उसके रिपोर्ट से खुश दिखा और उसकी मेहनत के लिए उसे थैंक किया। उसे एक टैलेंटेड यंग पायनियर कहा। सुकिंगिंग ने तेज सल्यूट दिया और बोली कि ये उसकी ड्यूटी है। मीटिंग खत्म होते ही मेजर हानली ने मेंशन किया कि वो इस इवेंट को पब्लिक से छुपाने के लिए नेचुरल डिजास्टर की फेक न्यूज़ रिलीज करेंगे। उसने ये भी कहा कि वो डिसएग्री करता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन पब्लिकली पोस्ट की जाए, जिससे बुरे लोग उसका मिसयूज कर सकते हैं। जब बाकी ऑफिशियल्स बात कर रहे थे, सुकिंगिंग ने चुपचाप एक साइल लिया, रिलीव्ड महसूस करते हुए कि टफ क्वेश्चनिंग खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ अपने घर में फांग यी ने अपनी गोल्डन सन ब्रीदिंग टेक्निक यूज करके अपनी वाइट हुडी को आसानी से सुखा दिया, जो अब वार्म लाइट से ग्लो कर रही थी, पूरी तरह क्लीन और ड्राई। उसे पहनने के बाद उसने अपने शरीर में हुए बदलाव चेक किए। पावरफुल थंडर एट्रीब्यूट ऐड करने के बाद भी उसे एक साफ फर्क महसूस हो रहा था। उसने अपनी राइट हैंड की तरफ देखा जो अब नीली लाइटनिंग से स्पार्क कर रही थी। वो पूरी तरह बदल चुका था, अब उसके शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा बन चुका था और उसे एक ह्यूज बूस्ट मिला था। जैसे ही उसने अपनी फिंगर्स को फ्लेक्स किया और छोटी छोटी लाइटनिंग की गेंदें बनाई, उसे लगा कि वो एक और अपग्रेड के बहुत करीब है। सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि जो थंडर एट्रीब्यूट पहले इतना वाइल्ड था, वो अब उसके बॉडी में ऐड होते ही एक बिल्ली जितना शांत हो गया था, उसे पूरी तरह कंट्रोल दे रहा था। उसे वो टाइम याद आया जब उसने पहली बार यंग एट्रीब्यूट अनलॉक किया था और उस वक्त जो भयानक दर्द हुआ था उसके कंपैरिजन में ये शांत और इजी लग रहा था। उसे डाउट हुआ कि शायद एनर्जीज ऐड होते वक्त थोड़ी वीक हो जाती होंगी। उसे सिस्टम की वो बात भी याद थी कि ये न्यू पावर स्ट्रेंज और इविल क्रीचर्स पर डबल डैमेज करता है। अब वो इसे टेस्ट करने के लिए बहुत एक्साइटेड था। उसके थॉट अचानक टूट गए जब पास रखे टेबल पर उसका फ़ोन अलर्ट बजा। उसने फ़ोन उठाया, सोचते हुए कि अब क्या हो रहा है। पिछले इंसिडेंट के बाद उसने कुछ स्पेशल न्यूज़ अलर्ट सेट किए थे, क्योंकि इन क्रेजी टाइम्स में गवर्नमेंट कभी भी वार्निंग इश्यू कर सकती है। लेकिन एक पायनियर के लिए ये वार्निंग सिर्फ डेंजर के अलर्ट नहीं होते, हर क्राइसिस में ग्रो करने का एक मौका होता है, भले ही उसकी कीमत जान का रिस्क हो। जैसे ही फंगी ने सोचा कि अब आगे क्या करना है, उसने अपने फ़ोन पर आई बड़ी न्यूज़ अलर्ट को देखा। रिपोर्ट में बताया गया था कि एक केमिकल प्लांट के अंदर ज़बरदस्त एक्सप्लोजन हुआ है, जिससे पूरे शहर में पोल्यूशन फैल गया है। ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा गया कि कोई घायल नहीं हुआ और लोगों को शांत रहने को कहा गया, लेकिन फांगी को इतने बड़े हादसे पर शक हुआ। उसने कुछ ऑनलाइन फोरम्स चेक किए जहां आई विटनेसेस ने ज़्यादा डरावनी बातें लिखी थीं। आसपास रहने वाले लोग एक अजीब सी क्रीपी फीलिंग डिस्क्राइब कर रहे थे जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। एक बंदे ने पूछा क्या वो कोल्ड ईविल ऑरा था, और दूसरे ने तुरंत हाँ कहा। भले ही कई लोग डाउटफुल थे, लेकिन पूरे थ्रेड में डर और डरावनी फीलिंग थी। कोल्ड और ईविल ऑरा, ये शब्द फांगी को जाने पहचाने लगे।
अचानक उसे अपनी पास्ट लाइफ की एक भयानक मेमोरी याद आई, खून से सनी एक हाथ और एक हॉरिफाइंग मॉन्स्टर। उसे याद आया कि कैसे वो एक मैसिव रेड डेमोनिक बीस्ट से छुपा था जो सब कुछ तबाह कर रहा था। वो क्रीचर एक डिस्गस्टिंग मल्टी आइड रैट टाइप मॉन्स्टर था और फांगी इसे बहुत अच्छे से जानता था। प्रेजेंट में वापस आते हुए उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। उसे ऐसे मॉन्स्टर्स की नेचर याद थी। ये ऐसे जानवर या पौधे होते हैं जो कॉन्शियसनेस हासिल करने के बाद अजीब तरीके से म्यूटेट हो जाते हैं और उनकी पावर अनकंट्रोलेबल हो जाती है। फिर उनमें टेरिफाइंग हंटिंग और किलिंग एबिलिटीज डेवलप हो जाती है। ये ज़्यादातर रात के अंधेरे में सामने आते हैं। उसे एहसास हुआ कि ये नया खतरा उस म्यूटेटेड रैबिट से 100 गुना ज़्यादा खतरनाक है जिससे उसने पहले फाइट की थी। लेकिन फिर भी उसने अपनी नई बिजली से भरी मुट्ठी को कसते हुए डिसाइड किया कि आज रात वो बाहर जाएगा और इन क्रीचर्स को एलिमिनेट करेगा ताकि ये सरवाइव ना कर पाए और स्ट्रांग ना बन पाए। वो उठा। अब समय आ गया था अपनी 200% क्रिटिकल हिट एबिलिटी को असली लड़ाई में टेस्ट करने का। एक अंधेरी और तूफानी रात में बारिश खाली सड़कों पर गिर रही थी। जैसे ही ट्रैफिक लाइट बदला, एक ब्लर जैसी स्पीड में कुछ फिगर्स वेट सड़क पार कर गए। ये डिस्ट्रॉयर स्क्वाड के मेंबर्स थे और वो हंट पर निकले थे। एक मेंबर ने हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट दी कि वो एनोमली फाइल नंबर 7 को ट्रैक कर रहे हैं, जिसका कोड नेम था कैंडल नाइट, लेकिन टारगेट को लॉस्ट कर चुके हैं। क्रीचर की नोन एबिलिटी डार्कनेस में खुद को छुपा लेना थी, जिससे उसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता था। स्क्वाड मेंबर ने फाइल में कुछ नए डरावने डिटेल्स भी ऐड किए, जैसे कि एनोमली के पास आने पर हल्की सिजलिंग आवाज़ आती है और वो इंसानों को खाना पसंद करता है। जैसे ही आसमान में बिजली चमकी, स्क्वाड एक बड़ी छलांग लगाकर रूफटॉप पर जाकर शहर को देखने लगा। उनका लीडर, एक टफ इंसान जिसके चेहरे पर एक गहरी स्कार थी, जानता था कि ये तूफानी मौसम उस क्रीचर के शिकार के लिए परफेक्ट है। उसने साफ कहा, हम इसे होने नहीं दे सकते। कई मील दूर एक बिजी कमांड सेंटर में एक ऑपरेटर ने अपडेटेड जानकारी कंफर्म की। उसने फाइल 7 के लिए नया डेटा अप्रूव कर दिया। कैंडल नाइट सबमिटेड था। सिचुएशन काफ़ी सीरियस थी, तो एक एक्सटर्मिनेशन रिक्वेस्ट हाई प्रायोरिटी के साथ फाइल की गई और उसे 12 घंटे में कंप्लीट करने का आदेश था। हेडक्वार्टर से जवाब आया, डिस्ट्रॉयर स्क्वाड टारगेट का पीछा जारी रखे, लेकिन उनकी खुद की सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टीम ने तुरंत पीछा करना फिर से शुरू कर दिया। बारिश से भीगे शहर में इमारत दर इमारत छलांग लगाते हुए स्क्वाड लीडर थोड़ी देर रुका और शहर का ग्लोइंग होलोग्राफिक मैप देखा, जिसमें एक्टिव अनोमलीज को दिखाने वाले रेड मार्कर्स थे। उसे पता था कि 12 घंटे का रिस्पॉन्स टाइम बहुत तेज़ नहीं था, लेकिन हेडक्वार्टर्स फिलहाल इससे ज़्यादा नहीं कर सकता था। देश बहुत बड़ा था और अनोमलीज हर जगह आ रही थीं, जिससे उनकी एडवांस्ड रिसोर्सेज भी स्ट्रेच हो चुकी थीं। जैसे ही डिस्ट्रॉयर स्क्वाड अपने टारगेट की लास्ट नोन लोकेशन के पास पहुंचा, हेडक्वार्टर से एक वार्निंग आई। ऑपरेटर ने बताया कि जिस एरिया में वे जा रहे हैं वहां अभी स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन के एजेंट्स मौजूद हैं। स्क्रीन पर सुकिंगिंग की एक फोटो दिखी और ऑपरेटर ने समझाया कि उनकी टीम वहां पायनियर्स की निगरानी कर रही है और उन्हें मदद के लिए कहा जा सकता है। डिस्ट्रॉयर स्क्वाड के लीडर ने मैसेज एक्नॉलेज किया और हेडक्वार्टर से कहा कि सुकिंगिंग को मदद के लिए बुलाएं। उन्होंने उनके अच्छे काम के बारे में सुना था। कहीं और सुकिंगिंग को यह जानकर हैरानी हुई कि वो इतनी मशहूर हो चुकी है। कमर पर हाथ रखकर उसने नीचे खड़ी स्क्वाड को देखा और कैजुअली पूछा, क्या तुम लोग ही हो जिसने मुझे ओवर टाइम पे बुलाया? डिस्ट्रॉयर स्क्वाड का लीडर उसके कैजुअल टोन से खुश नहीं था, तो उसने सख्ती से कहा कि कैंडल नाइट इंसानों को खाता है और ये कोई सिंपल ओवर टाइम रिक्वेस्ट नहीं है, बल्कि बहुत सीरियस मैटर है। सुकिंगिंग की टीम के एक मेंबर ने पलटकर जवाब दिया, क्या ऐसे मदद मांगी जाती है? सुकिंगिंग फिर पीछे मुड़ी और जाने लगी, कहते हुए कि डिस्ट्रॉयर स्क्वाड तो इतना केपेबल लग रहा है, शायद उन्हें मदद की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आगे जोड़ा कि उनकी टीम यिंग स्क्वाड अब जा रही है। जैसे ही वे जाने लगे, उनकी टीम के मेंबर्स आपस में बड़बड़ाने लगे। एक ने चिंता जताई कि उनकी बॉस का एटीट्यूड काफ़ी सैवेज है, तो दूसरे ने डिफेंड करते हुए कहा कि उनके खुद के मिशंस भी उतने ही डेंजरस होते हैं। डिस्ट्रॉयर स्क्वाड का लीडर तुरंत घबरा गया और उन्हें रोकने की गुजारिश की। उसने अपनी सख्त टोन के लिए माफ़ी मांगी और मदद की भीख मांगी।
उसने समझाया कि कैंडल नाइट कितना ज़्यादा डेंजरस है और अगर उनकी मशहूर ट्रैकिंग स्किल्स नहीं होंगी तो स्क्वाड बहुत डिसएडवांटेज में आ जाएगी। उसने जोर देते हुए कहा कि अगर उनकी टीम फेल हो गई तो इस शहर के लोग इसकी कीमत जान से चुकाएंगे, क्योंकि वो मॉन्स्टर सबको मार डालेगा। आखिरकार दोनों टीमें साथ काम करने के लिए राजी हो गईं और एक बारिश में भीगी रूफटॉप पर खड़ी होकर हंटिंग के लिए तैयार हो गईं। सुकिंगिंग ने कंसंट्रेशन किया और उसके हाथ में ग्लोइंग ब्लू एनर्जी की एक गेंद उभरी, जिसे देखते हुए उसने कहा कि उसने क्रीचर को ढूंढ लिया है। एनर्जी ऑर्ब ने फैलकर क्रीचर की लोकेशन दिखा दी। अंधेरे और गीले केमिकल प्लांट के रूइंस में छिपा हुआ वो मॉन्स्ट्रस मल्टी आइड रैट लाइक क्रीचर कैंडल नाइट कुछ खा रहा था। उसकी फाइल में लिखा था कि उसे अंधेरा, नमी और इंसानों को खाना पसंद है। टारगेट मिलते ही सुकिंगिंग ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू करने का कमांड दे दिया। क्रीचर की सेंसेस तेज थीं और उसने तुरंत ऊपर देखा, उनकी प्रेजेंस को महसूस कर लिया। जैसे ही एक हमला जमीन पर गिरा, वह क्रीचर वहां से कूद कर बच निकला। डिस्ट्रॉयर स्क्वाड के एक मेंबर ने कहा कि टारगेट ने उन्हें स्पॉट कर लिया है और तुरंत टीम को फॉर्मेशन में आने का आदेश दिया। स्क्वाड के मेंबर्स बिजली जैसी स्पीड से मूव करने लगे। उनके क्लोक्स ब्लर हो रहे थे जैसे वो हवा में घुल गए हों। उन्होंने क्रीचर को चारों तरफ से घेर लिया और जब शिकार ट्रैप हो गया तो सबने एक साथ चिल्लाकर हमला करने की तैयारी दिखाई। डिस्ट्रॉयर स्क्वाड का एक मेंबर आगे कूदा और हमला करने का आदेश दिया। उसका पावरफुल हिट क्रीचर को रबल के ढेर में फेंक देता है, लेकिन क्रीचर कमजोर होने की बजाय म्यूटेट करने लगा। अचानक उसकी पीठ से रेड सोर्स और ब्लैक स्पाइक्स बाहर निकलने लगे। एक डरावनी चीख के साथ गुस्से से पागल कैंडल नाइट ने पलटकर हमला किया और डार्क एनर्जी का एक भयंकर वॉर्टेक्स क्रिएट किया। सुकिंगिंग ने जोर से चिल्लाया कि सब लोग साउंड वेव से बचें और जल्दी डॉज करें, लेकिन उसकी चेतावनी थोड़ी लेट थी। क्रीचर की तरफ से निकली एक शक्तिशाली सोनिक ब्लास्ट ने स्क्वाड के सभी मेंबर्स को पीछे उछाल दिया। डिस्ट्रॉयर स्क्वाड का लीडर रूफटॉप से गिरकर नीचे स्ट्रीट पर क्रैश कर गया। उसकी टीम का एक मेंबर तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। लीडर ने खुद को जमीन से उठाया, चोटिल था लेकिन जिंदा। उसने माना कि अगर वो लास्ट सेकंड में पीछे नहीं हटा होता तो उसकी हड्डियां टूट जातीं। उसे अब ये साफ हो गया था कि वो एक बहुत बड़े खतरे में है। अगर क्रीचर सिटी में और देर तक रहा तो एक भयानक डिजास्टर हो सकता है। लड़ाई और भी इंटेंस हो गई क्योंकि कैंडल नाइट ने एक और रूप बदला। अब उसके पास बड़ी बैट जैसी विंग्स थीं और उसने एक जोरदार रोर किया। उसकी थ्रोट से ग्लोइंग ग्रीन एनर्जी निकल रही थी। इसके बाद क्रीचर ने एक कोरोसिव डार्क सब्सटेंस उड़ेला, जिससे हवा टॉक्सिक ग्रीन स्मोक से भर गई। उसने इस अटैक को ग्राउंड पर एम किया ताकि स्ट्रीट को पिघलाकर अंडरग्राउंड भाग सके। सुकिंगिंग की टीम के एक मेंबर ने उसे चेतावनी दी कि क्रीचर के पास कोरोसिव डार्क पावर है और जो भी चीज़ इससे टच होगी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसने ये भी बताया कि उनकी टीम के पास ऐसा कोई पावर नहीं है जो इससे लड़ सके, लेकिन सुकिंगिंग काम रही। उसने अपनी टीम को अलर्ट रहने और डिस्ट्रॉयर स्क्वाड की फॉर्मेशन को डिस्टर्ब न करने का ऑर्डर दिया, याद दिलाते हुए कि उनका मेन काम इंफॉर्मेशन गैदर करना और स्ट्रैटेजी में हेल्प करना है। उधर डिस्ट्रॉयर स्क्वाड का एक मेंबर अपने डैगर के साथ क्रीचर पर फाइनल स्ट्राइक के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन तभी अंधेरे में दो ग्लोविंग रेड आइज दिखे। विंग्ड कैंडल नाइट अचानक उसके सामने आया, लेकिन उस स्क्वाड मेंबर ने जंप मारकर उसे डॉज कर लिया, लेकिन वह मॉन्स्टर उनके सर्कल में से भाग निकला। गुस्से में डिस्ट्रॉयर स्क्वाड का लीडर चिल्लाया कि कोई भी मॉन्स्टर को भागने मत दो। वो विंग्ड क्रीचर सिटी की गलियों में उड़ने लगा और यिंग स्क्वाड के क्लोक्ड मेंबर्स ने उसका पीछा किया। एक ऊंची रूफटॉप से सुकिंगिंग और उसकी टीम के दो मेंबर्स इस पूरे चेस को देख रहे थे। तभी सुकिंगिंग ने क्रीचर की डायरेक्शन से स्पिरिचुअल एनर्जी में तेजी से बढ़ोतरी महसूस की। उसे एहसास हुआ कि कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए उसने अपनी टीम को बाहर ही रुकने का आदेश दिया और खुद अकेले उसके पीछे अंदर चली गई। ये चेस उन्हें एक बड़ी अंधेरी और सुनसान फैक्ट्री तक ले गया। अंदर जाकर सुकिंगिंग ने कहा कि वो पूरे एरिया की स्पिरिचुअल एनर्जी को स्कैन करेगी। डिस्ट्रॉयर स्क्वाड का लीडर सुकिंगिंग की कलाई पर बंधी एडवांस्ड वॉच पर नजर डालता है। उसने कंफर्म किया कि ये एसोसिएशन का नया डिवाइस है और एक्सप्लेन किया कि ये वॉच दिखाती है कि स्क्वाड कितनी एनर्जी लेवल को सेफली हैंडल कर सकती है। वो लिमिट थी 50। कैंडल नाइट की रीडिंग बस 48 थी। अचानक उसकी कलाई पर बंधा डिवाइस तेजी से फ्लैश करने लगा। रीडिंग सीधा 80 से ऊपर चली गई। सुकिंगिंग चिल्लाई, एनर्जी लेवल्स तो पूरी तरह से क्रेजी हो गए हैं।
उसी वक्त एक मैसिव शैडोई आकृति जिसकी आंखें हरे रंग में चमक रही थीं ऊपर राफ्टर्स में दिखाई दी। उन्हें ट्रैप में फंसाया गया था। सुकिंगिंग को डर के साथ एहसास हुआ कि उस फैक्ट्री में सिर्फ एक क्रीचर नहीं था। तभी एक और शैडोई मॉन्स्ट्रस फेस पीछे से उभर कर सामने आ गया। डिस्ट्रॉयर स्क्वाड का लीडर पैनिक में चिल्लाया, हमें तुरंत रिट्रीट करना होगा। सुकिंगिंग ने जल्दी से कंट्रोल लेते हुए एक टैक्टिकल रिट्रीट प्लान किया मेन डोर की तरफ, ताकि हिडन एनिमी को बाहर निकलने पर मजबूर किया जा सके। उसने एक एनर्जी ब्लास्ट फायर की रास्ता क्लियर करने के लिए और अपनी टीम से चिल्लाकर कहा, फॉलो मी। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकल पाते, सुकिंगिंग दर्द में चिल्लाई और जमीन पर गिर गई। उसकी सेंसेस एक इनविजिबल पॉइजन गैस से पूरी तरह ओवरवेल्म्ड हो चुकी थीं। अब वो खुद को फैक्ट्री की हरी अंधेरी दुनिया में अकेला महसूस कर रही थी। उसने अपनी टीम को आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसे पता था वो लोग पास ही हैं, लेकिन जर ने उनकी सेंसिंग एबिलिटी बंद कर दी थी। उसने धीरे धीरे पूरा ट्रैप समझ लिया। कैंडल नाइट ने उन्हें जानबूझकर इस फैक्ट्री तक लाया था। ये जगह एक और ज़्यादा पावरफुल क्रीचर की टेरिटोरी थी, एक जायंट सर्पेंट जिसे वो पहले सिर्फ हल्के से महसूस कर पाई थी। जैसे ही उसने ये सोचा, एक बड़ी आर्मर्ड हेड वाली शैडोई सर्पेंट सामने उभर आई। उसकी हरी चमकती हुई आंखें डर पैदा कर रही थीं। अब सुकिंगिंग को समझ आ गया था कि कैंडल नाइट की डार्क पावर एक साधारण शैडो फोर्स थी, लेकिन ये नया क्रीचर, इसकी ग्रीन मिस्ट एक जहरीली गैस थी। वो गैस साइलेंटली काम करती थी, अपने शिकार को पैरालाइज करती थी और उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को धीरे धीरे ड्रेन कर देती थी। अगर वो फाइट करने की कोशिश करती तो वो अपनी बची खुची पावर भी खो देती और ये सीधी मौत का रास्ता था। उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी भी लगभग खत्म हो चुकी है और उसके बिना उसे पता था कि वो भी बस एक और विक्टिम बन जाएगी। वो पूरी तरह एग्जॉस्टेड होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। उसने आंखें बंद कर लीं इस टेरिफाइंगली इंटेलिजेंट क्रीचर के सामने हार मानते हुए जो बस खेल रहा था। उसके मन में बस यही आया, क्या यही उसका एंड है? लेकिन तभी फैक्ट्री की ग्रीन डार्कनेस के बीच ऊपर से एक लाइट की सिंगल रे आई। सुकिंगिंग की आंखों में एक छोटी सी आशा की चमक लौटी। अचानक फैक्ट्री की छत फट गई और एक चमकदार लाइट ने पूरे रूम को भर दिया। उसकी आंखें वाइड हो गईं जब उसने देखा एक फिगर उस ब्लास्ट से नीचे आया। वो था फांग यी। उसका हुडेड फिगर ग्लोइंग होल के सामने एकदम अलग नजर आता है। वो रबल में बड़े ही ग्रेसफुल अंदाज में लैंड करता है। वो जायंट सर्पेंट के सामने खड़ा हो गया और तुरंत उसे डार्क एट्रीब्यूट क्रीचर के रूप में आइडेंटिफाई कर लिया, जबकि बिना किसी चेतावनी के सर्पेंट ने उस पर झपट्टा मारा। उसके मैसिव फैंग्स सीधा फांग यी की तरफ बढ़ते हैं। उसी वक्त कैंडल नाइट भी शैडो से निकलकर पीछे से हमला करता है। फांग यी सर्पेंट के अटैक से बचता है और अब वो फेस टू फेस है एक ग्राउलिंग रैट लाइक बीस्ट के साथ। जैसे ही दोनों क्रीचर्स उसके पास आते हैं, उसे फाइनली समझ आता है वो किस तरह के ट्रैप में आ गया है। फिर फांग यी ने खुद को कैंडल नाइट मॉन्स्टर से काटने दिया। जैसे ही खून छलका, उसने नोट किया कि इन दोनों क्रीचर्स की टैक्टिक्स कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट थीं, एक प्रे को ल्यूर करने के लिए और दूसरा उसे मारने के लिए। उसने उस बीस्ट को जो उसकी बॉडी से चिपका था मजाक उड़ाते हुए पूछा, तुझे लोगों को काटना बहुत पसंद है क्या? और फिर उसने अपनी नई पावर एक्टिवेट की। एकदम ब्राइट ब्लू लाइटनिंग उसके शरीर से फूटी और उसने मॉन्स्टर को चैलेंज किया, टेस्ट कर मेरी थंडर प्रॉपर्टी। उसी वक्त उसने अपने दूसरे हाथ से एक मैसिव गोल्डन सोलर एनर्जी बीम छोड़ी जो सीधे उस सर्पेंट को जा लगी। अब वो पूरे इलेक्ट्रिक करंट से कवर्ड था और रेड क्रीचर भी शॉक से स्टन्ड हो गया। तो फांग यी ने पूरा फोकस सर्पेंट पर डाल दिया। उसने गोल्डन फ्लेम्स की बारिश कर दी और मॉन्स्टर को चैलेंज किया, दिखा अब तू फायर को कितना झेल सकता है। वो जायंट सर्पेंट गुस्से में दहाड़ता हुआ फिर से झपटा। उसका मुंह पूरा खुला हुआ था जैसे प्रे को निगलने वाला हो, जबकि फांग यी ने अनबिलीवेबल एजिलिटी के साथ डॉज किया। हवा में फ्लिप करता हुआ उसने अपनी ग्लोइंग गोल्डन सोर्ड घुमाई। जैसे ही वो लैंड किया, उसने ठंडी आवाज में कहा, देख मेरी ब्लेड को। एक सीधी चैलेंज उस मॉन्स्टर को। सर्पेंट थोड़ा पीछे हट गया, जैसे वो उस ग्लोइंग वेपन से डर गया हो। मौका देखते ही फांग यी ने काउंटर अटैक किया। हवा में लीप करता हुआ उसने सर्पेंट के फेस पर एक जबरदस्त स्लैश मारा। उसकी सोर्ड थंडर पावर से क्रैकल कर रही थी। ये हमला बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन नतीजा वैसा नहीं आया जैसा उसने सोचा था। उस क्रीचर का सिर क्रश होने के बजाय बीच से फट गया था, लेकिन वो खड़ा था। फांग यी जमीन पर उतरा।
उसकी आंखें इस अजीब सीन को देखकर खुली की खुली रह गईं। क्रीचर का हेड पूरी तरह फट गया और उसने अपनी असली हील्ड फॉर्म रिवील कर दी। जैसे ही उसके गले में ग्रीन एनर्जी पल्सेट करने लगी, फंग यी को समझ आ गया कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन अचानक सरपेंट तड़प उठा जब उसके अंदर से थंडर एनर्जी उसके पूरे बॉडी में फैलने लगी। वो गुस्से में दहाड़ा क्योंकि ये एनर्जी उसकी डार्क पावर को दबा रही थी। उसे ऐसे तड़पते देख फैंगी ने एक छोटा सा कॉन्फिडेंट स्मग दिया। उसे पता था अब उसकी एडवांटेज है, क्योंकि उसने पहले ही फील कर लिया था कि ये सरपेंट कैंडल नाइट से कहीं ज्यादा पावरफुल था। उसने अब अपना स्ट्रैटेजी रिवील किया। जब उसने अपनी सोर्ड से हमला किया तब उसने फायर की फुल पावर रिलीज नहीं की थी, बल्कि उसने ब्लेड को एक मीडियम बनाया था जिससे वो अपने हाथ से निकली थंडर एनर्जी को सीधे सरपेंट के अंदर भेज सके। उसने दोनों क्रीचर्स की तुलना करते हुए माना कि ये सरपेंट कैंडल नाइट से कहीं ज्यादा इवॉल्व्ड और खतरनाक स्पीसीज था। तभी उसे अपने कंधे में तेज दर्द महसूस हुआ। देखा तो पाया, मरने से पहले उस सरपेंट ने उस पर थूका। अगले ही पल वहां से अजीब पर्पल स्नेक स्केल्स उगने लगे। उसी वक्त उसे सब समझ आ गया। जैसे उसने सोचा था, ये एक स्मार्ट म्यूटेटेड स्पीसीज थी। इसका जर इसके पार्टनर के बाइट के जरिए शरीर में जाता था और धीरे धीरे पैरालिसिस फैलाता था, एकदम साइलेंटली किल करने के लिए। उस जख्म से तेज दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन फांगी को अपनी गोल्डन सन ब्रीदिंग टेक्निक की एनर्जी भी महसूस हो रही थी जो उस वेनम से लड़ रही थी। एक डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे पता था कि उसके पास परफेक्ट काउंटर है। यांग फ्लेम पावर उस पॉइजन को डिसॉल्व कर सकता था। गोल्डन सन टेक्निक उसके बॉडी को प्रोटेक्ट और हील कर रही थी, और थंडर पावर बाकी की बची हुई जहर को प्यूरिफाई कर देगी। जैसे ही उसके अंदर से एनर्जी का पल्स निकला, फांगी को अपनी कंबाइंड एबिलिटीज का फायदा समझ में आया। उसकी यांग फ्लेम और थंडर पावर की मिक्स एनर्जी अब किसी भी जहर को डिटेक्ट कर लेती थी, जैसे एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह। उसे पता था कि वो लकी है। बाकी लोगों के लिए ये सरपेंट का स्नीकी पॉइजन शायद कभी क्योर नहीं हो पाता। उसने अंदाज़ा लगाया कि ये सरपेंट इतना बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि वो हमेशा सरप्राइज अटैक पर डिपेंड करता था। उसे उस मॉन्स्टर की डेन याद आई जो उसके शिकारों की स्कल से भरी थी। कैंडल नाइट को एक परफेक्ट बेट की तरह यूज करके इन दोनों क्रीचर्स ने मिलकर एक ऐसा डेडली ट्रैप बना लिया था जो टॉप पायनियर्स के लिए भी खतरनाक था। और यही रीज़न था कि उसकी पिछली जिंदगी में बहुत लोग गायब हो गए थे। लेकिन अब ये सब मैटर नहीं करता था। जैसे ही उसने देखा उस क्रीचर का स्केलेटन उसकी होली फायर में चलकर ऐश में बदल गया, उसे पता था कि अब उसका खतरा खत्म हो चुका है। आग के सामने खड़ा फैंगी एक सेटिस्फैक्शन महसूस कर रहा था। उसकी अंदर की फ्लेम बहुत पावरफुल थी, लेकिन उसकी नई थंडर पावर से किया गया ट्रिपल क्रिटिकल हिट ही उसकी जीत की फाइनल की थी। अब उसे कॉन्फिडेंस था कि उसकी फाइटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी हो गई है, यहाँ तक कि हाई लेवल पायनियर्स के मुकाबले भी। वो कुछ पल चुपचाप खड़ा रहा, उस आग को देखते हुए जो उस मॉन्स्टर को पूरी तरह जला रही थी। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही उसे कुछ महसूस हुआ हो। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वो अकेला नहीं था। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, एक फिगर स्मोक से बाहर आती दिखी, खांसती हुई, ऐश से ढकी। वो सुकिंगिंग थी। वो चुपचाप खड़ी थी, थकी हुई लग रही थी, लेकिन जिंदा थी। स्मोक साफ होने पर फंग यी ने देखा कि बाकी स्क्वाड के अनकॉन्शियस मेंबर्स सुकिंगिंग के पास पड़े थे। उसे पहचानते ही उसने उसे कूल तरीके से बोला, एक्टिंग की ज़रूरत नहीं है, और साथ में ये भी जोड़ दिया कि उसका प्लेइंग डेड वाला एक्ट काफ़ी ख़राब था। ये सुनकर सुकिंगिंग थोड़ी हैरान रह गई और शर्म से उसने अपना चेहरा ढक लिया। उसे समझ आ गया था ये वही पावरफुल पायनियर था जिसे वो ट्रैक कर रही थी। उसने ऑकवर्डली एक एक्सक्यूज बनाया, बोली कि उसे स्मेल से होश आया। लेकिन फैंगी फूल नहीं बना। उसने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि उसके बाकी टीममेट्स पूरी तरह एनर्जीलेस थे, लेकिन उसने खुद को बचाने के लिए थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी बचा कर रखी थी। अगर वो सच में बेहोश होती तो उसे कोई स्मेल नहीं आती। अब सुकिंगिंग सिर्फ एक ऑकवर्ड थैंक यू ही बोल पाई। उसके मन में वो हैरान थी,
फंगी ने उसे पूरी तरह से पकड़ लिया था। सच में उसने थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी रिजर्व करके रखी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि फंगी ने अकेले ही कैंडल नाइट और उस जायंट सर्पेंट दोनों को कैसे हरा दिया। ये महसूस करते हुए कि सुकिंगिंग थोड़ी शर्मिंदा है, फंगी का टोन थोड़ा सॉफ्ट हो गया। उसने कहा कि उसे अपनी आंखें छुपाने की ज़रूरत नहीं है और वो सिर्फ चाहता है कि वो उसके साथ ऑनेस्ट रहे और उसकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखे। जब उसने देखा कि सू और उसकी टीम सेफ है तो उसने कहा कि अब देर हो रही है और वो निकल रहा है। सुकिंगिंग ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। फैंगी ने कहा कि अगर अभी सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया तो सरप्राइज स्पॉइल हो जाएगा, और फिर वो बिना किसी एफर्ट के उस फैक्ट्री की छत में बनाए गए होल से कूदकर रात के अंधेरे में गायब हो गया। जब वो रूफटॉप्स पर दौड़ रहा था, फंग यी के दिमाग में उस बैटल की यादें घूम रही थीं। उसे खुशी थी कि सुकिंगिंग ने उसे मॉन्स्टर्स की डार्क पावर अब्सॉर्ब करते नहीं देखा। साथ ही वो ठंडी और गंदी एनर्जी उसे अजीब लग रही थी। उसे ये भी सोचने की ज़रूरत थी कि वो उसे अब्सॉर्ब क्यों नहीं कर पाया। शायद वो डार्क एनर्जी पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, या उसका बॉडी ने उसे इंस्टिंक्टिवली रिजेक्ट कर दिया था। उसने सोचा ये सब घर जाकर आराम से सोचेगा। उधर उस विशाल अबैंडन्ड फैक्ट्री में अकेली रह गई सुकिंगिंग ने ऊपर छत के उस मूनलिट होल की ओर देखा जहां से फांग यी चला गया था। फिर उसने धीरे से साई किया। उसे दुख था कि वो अभी तक उसका चेहरा प्रॉपरली देख नहीं पाई थी, और ये भी समझ गई थी कि वो अब भी उस पर या एसोसिएशन पर ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन उसका वो शांत मोमेंट ज़्यादा देर तक नहीं रहा। स्क्वाड लीडर वाली अपनी रोल में लौटते हुए सुकिंगिंग उस डिस्ट्रॉयर स्क्वाड के अनकॉन्शियस कैप्टन के पास गई और उसे उठाने के लिए उसके गालों पर 2-3 थप्पड़ मारे। वो आदमी धीरे धीरे होश में आया। उसकी आंखों के नीचे सूजन थी और वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड लग रहा था, लेकिन पूरी तरह होश में आते ही वो पैनिक में चिल्लाया कि उन पर एम्बुश हुआ था। सुकिंगिंग ने उसे बस काम एक्सप्रेशन के साथ देखा। फिर जब लीडर और उसकी स्क्वाड ने देखा कि वो इतनी शांत क्यों थी, तब उन्होंने देखा उस जायंट सर्पेंट की जलती हुई मैसिव स्केलेटन। वो सब एकदम डिसबिलीफ में स्टेयर करने लगे। इस सीन से पूरी तरह कंफ्यूज्ड लीडर ने पूछा कि यहाँ हुआ क्या है और वो पावरफुल यंग एनर्जी कहाँ से आई थी। सुकिंगिंग ने कामली आंसर किया कि एक पावरफुल पायनियर ने उन्हें बचाया है। उसने अपना रिपोर्ट स्टाइल मेंटेन रखते हुए बताया कि शायद वही पायनियर था जो उसकी ओरिजिनल मिशन का टारगेट था, एक बहुत हाई लेवल इंडिविजुअल जिसके पास यंग एट्रीब्यूट है। उसने अपना डायलॉग थोड़ा सस्पेंसफुल तरीके से ख़त्म किया कि उसकी अपीयरेंस बस एक लकी कोइंसिडेंस थी। बाकी स्क्वाड मेंबर्स पूरे शॉक में थे। एक ने कहा, अनबिलीवेबल कि एक अकेले इंसान ने दोनों मॉन्स्टर्स को हरा दिया। सुकिंगिंग ने कहा कि वो अभी तक उसे रिक्रूट नहीं कर पाई है और वो तो उसे ट्रैक तक कर चुका था, जिससे उसकी मिस्ट्री और भी बढ़ गई। फिर वापस अपने ग्रिम जॉब पर लौटते हुए डिस्ट्रॉयर स्क्वाड के लीडर ने पूछा कि कैंडल नाइट की बॉडी कहाँ है, और साथ ही एक ग्रीन एनर्जी टेक्निक यूज़ करने लगा उस जगह को साफ करने के लिए। उसने कहा कि उन्हें एसोसिएशन के लिए रिमेन्स कलेक्ट करने हैं। जब स्क्वाड ने क्लीन अप शुरू किया, तब डिस्ट्रॉयर स्क्वाड का लीडर एक ग्रीन एनर्जी के ऑर्ब से उस बैटल से बची हुई अजीब डार्क रिमेन्स को गैदर करने लगा। तभी वो ज़रा आगे बढ़ा और उसके पैर के नीचे पड़ा एक टुकड़ा अचानक ब्राइट ब्लू इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ एक्सप्लोड हो गया। वो शॉक और दर्द से पीछे उछल गया और चिल्ला पड़ा, जबकि सुकिंगिंग भी उस ब्लास्ट को देखकर शॉकड रह गई। ये नया डिस्कवरी चीज़ों को और भी ज़्यादा मिस्टीरियस बना रहा था। अब उन्हें समझ आ गया था कि वो रिमेन्स शायद कैंडल नाइट के ही थे और वो अब भी क्रैकलिंग कर रहे थे लेफ्ट ओवर इलेक्ट्रिसिटी से। स्क्वाड लीडर ने सुकिंगिंग की तरफ देखा और उसके रिपोर्ट पर सवाल उठाया। उसने याद दिलाया कि तुमने कहा था वो पायनियर यंग एट्रीब्यूट वाला है, लेकिन ये इतनी ज़बरदस्त इलेक्ट्रिकल पावर कुछ और ही कहानी बता रही है। फिर दोनों लीडर्स उस इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बॉडी के पास घुटनों के बल बैठ गए। सुकिंगिंग उस थंडर पावर की शुद्ध ताकत से हैरान रह गई। ये साफ था कि ये एक हाई टियर पावर थी। डिस्ट्रॉयर स्क्वाड के लीडर को अब एक नया आइडिया आया। शायद 2 हाई लेवल पायनियर्स आए थे। एक ने सर्पेंट को मारा और दूसरा कैंडल नाइट को। फिर दोनों साथ चले गए, लेकिन सुकिंगिंग जानती थी कि ऐसा नहीं था। उसे सच्चाई एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो रही थी। वो सच्चाई जो कोई भी आसानी से नहीं मानेगा। उसके दिमाग में पायनियर की वो इमेज घूम रही थी जिसमें वो अकेले ही क्रैकलिंग ब्लू लाइटनिंग और रोरिंग गोल्डन फायर दोनों को एक साथ पकड़कर खड़ा था। उसे पता था कि कोई भी यकीन नहीं करेगा कि एक ही इंसान के पास 2 अलग अलग टॉप लेवल पावर्स हो सकती हैं। एक भी हो तो जीनियस कहलाता है, 2 होना तो लगभग अनहर्ड है।
पर सच सामने था। जायंट सर्पेंट की जलती हुई स्केलेटन यांग फ्लेम वॉकर का काम थी और कैंडल नाइट की इलेक्ट्रिफाइड बॉडी थंडर टायरेंट की साफ निशानी। कंबाइंड स्क्वाड्स बस चुपचाप डिसबिलीफ में उस सीन को देख रही थीं, सोचते हुए कि आखिर ये मिस्टीरियस पायनियर था कौन। कुछ देर बाद एसोसिएशन की रीइंफोर्समेंट्स वहां पहुंच गईं और सुकिंगिंग को राहत मिली कि उसने कुछ मेंबर्स को बाहर छोड़ा था। अगर वो बहुत देर तक अंदर रहती और चेक इन ना करती तो शायद वो उसे मिसिंग रिपोर्ट कर देते। उसे ये भी कड़वा रियलाइजेशन हुआ कि जो रेस्क्यू टीम अब आई है वो असल में उनकी बॉडीज कलेक्ट करने के लिए भेजी गई थी। उसके दो सबऑर्डिनेट्स जो बाहर खड़े थे वो उसके पास दौड़े आए, रिलीफ के मारे रोते हुए कि उनकी कैप्टन अब भी जिंदा है। अब जब थ्रेट खत्म हो चुका था, एसोसिएशन की टीम ने अपना काम शुरू किया। उनका काम अब रेस्क्यू से फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में बदल चुका था। एडवांस्ड स्कैनिंग टेक का इस्तेमाल करके वो लेफ्ट ओवर स्पिरिचुअल एनर्जी और बैटल साइंस को केयरफुली एनालाइज करने लगे ताकि जो भी हुआ था उसकी रिपोर्ट हेडक्वार्टर को दी जा सके। थोड़ी देर बाद एक स्पेशलिस्ट सुकिंगिंग और डिस्ट्रॉयर स्क्वाड के लीडर के पास आया। उसने रिपोर्ट दी कि सारी डेटा फाइटिंग हैबिट से लेकर दोनों मॉन्स्टर्स को मारने के तरीकों तक कंपेयर करने के बाद रिजल्ट ये था। 99% प्रोबेबिलिटी है कि दोनों को मारने वाला एक ही इंसान था। दोनों स्क्वाड लीडर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर शॉक और सीरियस कंसर्न साफ झलक रहा था, जबकि बाकी स्क्वाड मेंबर्स आपस में डिसबिलीफ में बात करने लगे, ये समझने की कोशिश करते हुए कि उन्हें जिस पायनियर ने बचाया है उसके पास दो अलग हाई टियर पावर्स हैं जो उन्होंने कभी पॉसिबल भी है ये नहीं सोचा था। उन्हें पता था कि दोनों मॉन्स्टर्स में से कोई भी अकेला उन्हें आराम से मार सकता था, लेकिन उस पावर हाउस ने दोनों को ऑलमोस्ट सिंगल स्ट्राइक्स में ख़त्म कर दिया। उस मिस्टीरियस पायनियर और उनके बीच का पावर गैप एकदम रेडिकुलस था। इस मैसिव डिस्कवरी की इंपॉर्टेंस को समझते हुए सुकिंगिंग ने अपने सुपीरियर को कांटेक्ट किया। उसने रिपोर्ट दी कि उसके टारगेट की इंफॉर्मेशन को अब मेजर अपडेट करना पड़ेगा। छत में बने होल की तरफ देखते हुए उसने कंफर्म किया कि यूनिवर्सिटी वाला मिस्टीरियस पायनियर और पावरफुल इंडिविजुअल टायरेंट ये दोनों एक ही इंसान हैं। दूसरी तरफ अपने ऑफिस में बैठा एसोसिएशन सुपीरियर सुकिंगिंग की रिपोर्ट को कामली सुन रहा था। ये सब इंफॉर्मेशन को ध्यान से सुनने के बाद उसने सु को एक नया आदेश दिया कि अभी के लिए अपनी मिशन को पॉज कर दो। उसने समझाया कि वो पायनियर न सिर्फ तुम्हारी टीम को बचाया बल्कि मॉन्स्टर्स को भी मार दिया और पूरे एरिया को सिक्योर किया। ये किसी दुश्मन के एक्शंस नहीं लगते। उसने ये भी जोड़ा कि वो और ओल्ड हान यानी मेजर हान ली इस मैटर पर एकमत नहीं है और सू की सेफ्टी के लिए और ताकतवर फ्यूचर एलाई पर कोई गलत इंप्रेशन न पड़े, इसलिए उसे फिलहाल टायरेंट के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखना है। सुकिंगिंग ने भले ही आदेश मान लिया हो लेकिन कॉल पर रहते हुए एक और बात शेयर किए बिना नहीं रह सकी। उसने बताया कि उसके पास एक और थ्योरी है उस एनकाउंटर से जो उसने उस वक्त किया था जब उसने टायरेंट को बैक माउंटेन में ट्रैक किया था जहां वो अपनी पावर को एडवांस कर रहा था। उसका सुपीरियर इंस्टेंटली इंटरेस्टेड हो गया और उससे एक्सप्लेनेशन मांगा। सू ने समझाया कि उस एनकाउंटर के दौरान उसने एक बेहद पावरफुल ऑरा महसूस की थी जहां टायरेंट एक्टिव था। पहले तो उसे लगा कि शायद वो कोई स्पिरिचुअल वेपन इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसे वो आइडिया अनरियलिस्टिक लगा। लेकिन अब जब ये कंफर्म हो चुका था कि टायरेंट के पास दो हाई टियर पावर्स हैं तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा रियल लग रही थी। एसोसिएशन का सुपीरियर इस बात से चौंक गया और उसने सवाल किया, क्या उस पायनियर के पास सच में कोई स्पिरिचुअल वेपन है? फिर उसने स्केप्टिसिज्म दिखाया, पीछे की ओर लीन करते हुए कहा कि ये बहुत अनलाइकली है। उसका लॉजिक था कि चाहे कोई पायनियर कितना भी टैलेंटेड हो वो अकेला इतना रेयर आइटम नहीं पा सकता बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। साथ ही उसने ये भी जोड़ा कि टीम को किसी थर्ड स्पिरिचुअल एनर्जी का कोई ट्रेस नहीं मिला जो आम तौर पर एक सेपरेट स्पिरिचुअल वेपन से आता। तभी सुकिंगिंग ने तुरंत उसे करेक्ट किया और एक इम्पॉर्टेंट डिटेल क्लैरिफाई किया। उसने बताया कि जिस स्पिरिचुअल वेपन ऑरा को उसने पहली बार महसूस किया था उसका एट्रीब्यूट साफ तौर पर यांग था। इस नई इंफॉर्मेशन ने पूरी इक्वेशन बदल दी। सुपीरियर की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे ये रियलाइजेशन हुआ कि अगर उस वेपन का एट्रीब्यूट खुद यूज़र के यांग एनर्जी से आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बस एक वेपन यूज़ कर रहा है बल्कि वो उसे क्रिएट कर रहा है।
और इस थॉट से एक बहुत बड़ा कंक्लूजन सामने आया, अगर वो खुद स्पिरिचुअल वेपन्स बना सकता है तो वो एक स्पिरिट क्रिएशन रेल्म कल्टीवेटर है। ऐसा बीइंग थियोरेटिकली अकेले ये सब कर सकता है, लेकिन उस लेवल की पावर लगभग मिथिकल है। सू किंगिंग इस थॉट से स्टंट रह गई। उसे पता था कि उस लेवल के कल्टीवेटर्स दुनिया में एक्सट्रीमली रेयर होते हैं, पूरी दुनिया में शायद 2 से ज़्यादा नहीं। सुपीरियर ने फिर एक और डरावनी पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा। अगर उस लड़के के पास सच में तीसरी अलग एट्रीब्यूट भी है तो ये पूरे पायनियर कम्युनिटी की ताकत का बैलेंस हिला सकता है। उसने समझाया कि जितनी भी रिसर्च हुई है उसके मुताबिक अलग अलग एट्रीब्यूट्स इंसानी शरीर के अंदर क्लैश करते हैं, इसलिए उनका एक साथ रहना लगभग इम्पॉसिबल है। अब तक किसी भी पायनियर के पास 3 अलग स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए अगर उस लड़के के पास स्पिरिचुअल वेपन सच में है और फिर भी उस वेपन से कोई तीसरी एनर्जी डिटेक्ट नहीं हुई तो शायद ये एक्चुअली अच्छी बात है। कॉल खत्म होते ही सुपीरियर एक अकेली चिंता में डूब गया। बस ये दुआ कर सकता था कि इतना पावरफुल पायनियर कभी इंसानियत का दुश्मन न बने। दूसरी ओर फंगी अपने अपार्टमेंट में खड़ा हॉट शावर के नीचे सोचों में डूबा हुआ था। हाल की बैटल की सारी थकान और गंदगी वो पानी के साथ बहा रहा था। जैसे ही वो ड्राई हुआ उसने दुनिया की करंट स्थिति पर सोचना शुरू किया। उसे पता था कि स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल ऑफिशियली शुरू होने में 1 साल से भी कम टाइम बचा है, लेकिन अभी से ही डेंजरस मॉन्स्टर्स और अजीब घटनाएं तेजी से बढ़ रही थीं। उसने अपने यंग एट्रीब्यूट की मदद से हाथ से ग्लोइंग गोल्डन एनर्जी छोड़ते हुए अपने बाल तुरंत सुखा लिए। उसे ये भी एहसास हुआ कि ऐसे पायनियर्स जो खुद से कल्टीवेट कर रहे हैं उनमें से कई तो ऑलरेडी 1 स्टार कोस्ट एक्स रेल्म तक पहुंच चुके हैं। और जब वो लावा रिवर पर मिले उन अग्रेसिव लोगों को याद करता है तो उसे लगता है कि बॉडी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच कनेक्शन खुलते ही इंसान खुद ब खुद इन बदलावों को महसूस करने लगता है। अब गवर्नमेंट की एजेंसीज जैसे कि सू किंगिंग ऐसे वाइल्ड पायनियर्स से कांटेक्ट करने लगी थी, तो ये बात साफ थी कि दोनों साइड्स फिलहाल एक पीसफुल एक्सप्लोरेटरी फेज में है। उसने सोचा कि अभी के लिए मॉन्स्टर्स कंट्रोल में है और पायनियर्स के बीच भी कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही उसने कपड़े पहनकर तैयार होना शुरू किया उसे साफ दिख रहा था कि ये शांति बहुत फ्रेजाइल है। गवर्नमेंट ने स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन तो बना दी है, लेकिन अभी तक इसका कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं किया। वो समझता था कि सरकार की स्ट्रैटेजी क्या है, लोगों को इनडायरेक्ट हिंट्स देकर स्लोली प्रिपेयर करना बिना किसी पैनिक के। लेकिन फिर भी फंग यी को दुनिया की स्थिति काफ़ी ग्रिम लग रही थी। वो जानता था कि प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि सरकार को खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो पूरे देश को एक फुल स्केल कल्टीवेशन एरा में ला सके। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ अगर सब कुछ खुलकर बता दिया गया तो सोसाइटी कोलैप्स और मौत का तांडव मच सकता है। जैसे जैसे वो गहराई से सोचता गया उसे महसूस हुआ कि अभी के हालात में तो ऑफिशियल पायनियर्स भी उस आने वाली तबाही को रोक नहीं पाएंगे, और जब अंदर की प्रॉब्लम्स और बाहर के मॉन्स्टर्स एक साथ सामने आएंगे तो हालात और ख़राब हो जाएंगे। उसे ये मानना पड़ा कि गवर्नमेंट का ये जेंटल और कॉशियस अप्रोच गलत नहीं है, क्योंकि इंसानी डर और पैनिक कई बार किसी भी मॉन्स्टर से ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। लेकिन उसे जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा था वो था मॉन्स्टर्स का फास्ट डेवलपमेंट। वो जो क्रीचर्स उससे लड़ने आए थे वो पूरी तरह से डार्क एट्रीब्यूट कंटेमिनेशन का रिजल्ट है, स्पेसिफिकली शैडो एट्रीब्यूट जो डार्क एनर्जी का एक सब ब्रांच है। उसका सिस्टम भी उन्हें पायनियर्स के लिए एक नेचुरल एनिमी बता चुका था, और अभी तो वो एनर्जी अब्सॉर्ब भी नहीं की जा सकती थी। उसने रियलाइज़ किया कि ये मॉन्स्टर्स बाकी जानवरों से काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थे, एक टीम की तरह काम कर रहे थे पायनियर्स को ट्रैप करके किल करने के लिए। लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर्स अभी भी उन डार्क मॉन्स्टर्स से काफ़ी कमज़ोर थे जिन्हें उसने अपने पिछले जीवन में देखा था। वो मॉन्स्टर्स जो अकेले ही पूरे देश को तबाह कर सकते थे। फिर भी ये क्लोज कॉल एक रिमाइंडर था कि खतरा दिन ब दिन बढ़ रहा है। उसे पूरा यकीन था कि अगर वो वहाँ ना होता तो सू किंगिंग और उसकी पूरी स्क्वाड मारी जा चुकी होती। थोड़ी सी होप उसके अंदर तब जगी जब उसने सिस्टम की वर्डिंग याद की, डार्क एट्रीब्यूट टेम्पोरेरली अनअब्सॉर्बेबल है।
इसका मतलब ये था कि फ्यूचर में कोई कंडीशन फुलफिल होने के बाद वो इस ताकत को खुद इस्तेमाल कर सकता है और शायद यही फ्यूचर में उसकी जीत की बनेगी। फिर उसने अपनी करंट एबिलिटीज़ को रिव्यू किया। गोल्डन सन ब्रीदिंग टेक्निक जो यांग एट्रीब्यूट से, डिवाइन थंडर टेम्परिंग जो थंडर एट्रीब्यूट से थे, और क्रिम्सन फ्लेम ब्लेड टेक्निक, ये सब हाई टियर टेक्निक्स थीं और उसके पास अब 3 स्टार कोस्ट एक्स रेल्म पायोनियर की ताकत थी। अब बहुत कम लोग थे जो उसका मुकाबला कर सकते थे, लेकिन इतने पावर में भी खड़े होकर उसे साफ लग रहा था ये भी काफ़ी नहीं है। तभी उसका फ़ोन बजा। कॉलर आईडी देखकर वो थोड़ा सरप्राइज हुआ। कॉल उसकी आंट का था। लाइन के उस पार उसकी आंट ने पहले उसके हालचाल पूछे, फिर असली बात बताई। उसने कहा कि उसकी कज़न अब इसी सिटी में पढ़ाई करने आ रही है और वो चाहती है कि लड़की कुछ दिनों के लिए उसके अपार्टमेंट में रुक जाए, होटल की जगह। फंगी थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गया। उसे अपनी कज़न की याद भी ठीक से नहीं थी। बस इतना याद था कि वो एक शांत और जीनियस स्टूडेंट थी जो हमेशा पढ़ाई में डूबी रहती थी। उसे तो ये भी याद नहीं था कि वो दिखती कैसी थी। फिर भी उसने हाँ कह दिया और बताया कि उसके पास एक स्पेयर रूम है। जब उसने पूछा कि वो कब आ रही है तो उसकी आंट ने सिंपली कहा कि वो उसे एड्रेस दे देगी और लड़की खुद ही आ जाएगी। कहीं और एक अंधेरे कमरे में जहां रोशनी सिर्फ कंप्यूटर मॉनिटर से आ रही थी, एक इंसान बहुत तेजी से कीबोर्ड पर टाइप कर रहा था। वो इंसान जिसने एक बड़ा हुडी पहना था और जिसके कान खुले थे, उसी के बाजू के कमरे से उसकी माँ की आवाज़ आ रही थी जो फैंग यी की आंटी थी, जो उसे बता रही थी कि वह कल दोपहर तक उसके घर पहुंच जाएगी और वो उसके लिए कुछ स्पेशल स्नैक्स भी भेजेगी। उसने पोलाइटली कॉल एंड की, ये कहकर कि कोई दिक्कत नहीं, जबकि उसकी स्क्रीन पर एक चैट विंडो खुली थी जिसमें एक ग्रुप था, स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल मार्शल आर्ट्स वैनगार्ड टीम। यूजर यिनिंग। उसने माउस क्लिक किया और एक नया विंडो ओपन किया। उसमें एक रूमर अलर्ट था, एक इंटरनेट फेमस टाउन के बारे में जिसे अब डेथ टाउन कहा जा रहा था। वहाँ 3 और लोग गायब हो चुके थे। सब कुछ जुड़ा हुआ था एक पॉग बीस्ट चैलेंज से। आर्टिकल के साथ एक खून से सना हुआ इमेज भी था। उसकी चश्मे की ग्लासेस स्क्रीन की रोशनी में चमक रही थी और यिनिंग ने उस जगह को पहचान लिया, यांग हुओ टाउन। उसकी क्यूरियोसिटी अब क्लियरली जाग चुकी थी। उसका ब्राउजिंग तब इंटरप्ट हुआ जब उसकी माँ कमरे में आई और पूछा कि उसने पैकिंग कर ली या नहीं। यिनिंग ने जवाब दिया कि हाँ, पैकिंग हो गई है, लेकिन वो चाहती है कि होटल में ही ठहरे, कज़न को डिस्टर्ब ना करे। उसकी माँ ने इंसिस्ट किया कि कज़न के घर रहना ज़्यादा सेफ है और उसने उस पर पूरा भरोसा है। अपनी बेटी को जेंटली बाहर की तरफ धकेलते हुए माँ ने उसे कुछ फाइनल एडवाइस दी। ज़्यादा ट्रबल मत क्रिएट करना और घर के कामों में थोड़ा हाथ बंटाना। यिनिंग ने अपनी माँ को भरोसा दिलाया कि उसे सब समझ में है। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, उसने एक छोटा सा साई लिया, खुद को मेंटली प्रिपेयर करते हुए। उसके लिए ये विजिट बस एक और हर्डल थी जिसे उसे क्रॉस करना था। अपने चश्मे को ठीक करते हुए उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमक रही थी। चाहे मेरा कज़न कैसा भी निकले, वो किसी मॉन्स्टर से ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होगा। अगले दिन ब्राइट ब्लू स्काई के नीचे एक यंग लड़की जिसकी लॉन्ग डार्क हेयर और चश्मा था, एक सूटकेस खींचते हुए एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की ओर बढ़ी। उसने अपना फ़ोन चेक किया, ये कंफर्म करने के लिए कि मैप ने सही जगह तक पहुंचाया है। बिल्डिंग की ओर देखते हुए वो खुद से बुदबुदाई, यही जगह है शायद, और मेंटली रेडी थी उस कज़न से मिलने के लिए जिसे वो मुश्किल से याद कर पा रही थी।